हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार। आकाश कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 जो है टैक्सेशन एंड लॉ अकाउंट्स के क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या दिया है, इस सवाल में क्या दिया गया है। सबसे पहले तो जान लीजिए ये सवाल आपका कौन से टॉपिक से आया है, कौन से चैप्टर से आया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि आपका कौन है, पहला हेड है ना। 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, एक आपका ये अदर सोर्स, फिर आपका है कैपिटल गेन। इन पांचों हेड में से जो पहला हेड है, सबसे पहला हेड है कौन, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये क्वेश्चन उसी से है। देखिए, हम हर बार टैक्स के वीडियो में हमेशा बोले हैं कि टैक्स से बहुत लोग डरते हैं। ठीक है, क्योंकि टैक्स में कहा जाता है नंबर ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बनाने का तो सिंपल हम प्लस माइनस करके सिंपल बना देंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, उससे आपका नंबर अच्छा नहीं आता है। क्योंकि ऑनर्स पेपर है तो इसको बहुत अच्छे से आपको बहुत स्मार्टली, बहुत प्रेजेंटेशन के साथ आपको अपना आंसर देना होगा। जितना अच्छा दीजिएगा, मतलब इंप्रेसिव होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी देखे लगे ना ये मस्ट है, मतलब अच्छा लगना चाहिए कॉपी एग्जामिनर को। ठीक है, अब देखिए फिर वही बात है, टैक्स में डर है, लगता है टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस है, लॉ है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत इजी आता है। देखने में क्वेश्चन भड़कम लगता है, ये देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, प्लस हिंदी रहता है कि ये क्वेश्चन 1.5 पन्ने का हो जाता है, लगता है बाप रे बहुत बड़ा हैवी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मेरा बात मानिए, बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है। कहीं कोई बस 1-2 प्रोविजन याद रखना होता है, क्वेश्चन ईजी। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या क्या प्रोविजन दिया गया है। देखिए मिस्टर एक्स है। अब देखिए ये कौन सा एक था, इनकम फ्रॉम सैलरी है, मतलब ये एक्स, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, आजकल हम लोग बात कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी की, इससे पहले वीडियो में। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सैलरी की। ठीक है, मिस्टर एक्स का माने मिस्टर एक्स है, जैसे हम लोग जॉब करते हैं, कहीं जॉब कहाँ से सैलरी आता है उस पर है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। यहाँ देखते हैं, पहले देखते हैं। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया, है ना। मिस्टर एक्स जो है वो मेट्रो सिटी में एम्प्लॉयड है, मतलब किसी होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉब करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नहीं तो लिखा रहता क्वेश्चन में मिस्टर एक्स इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर कोई डिपार्टमेंट का नाम रहता। तो चूंकि ये गवर्नमेंट नहीं है तो हम पहले ही केस में क्या मान गए कि मिस्टर एक्स जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट से बिलोंग करते हैं। यानी ऐसा बोले हम क्यों बोले, इसलिए बोले क्योंकि अगर वहाँ गवर्नमेंट रहता तो सवाल के बहुत सारे आस्पेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो क्या कर जाते हैं, वेरी कर जाते हैं, प्रोविजंस मतलब पूरा हिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पे। ठीक है, आइए प्रीवियस ईयर 19-20 हैविंग 19-20 में ही गेट फॉलोइंग इनकम फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से हमको देखिए क्या क्या मिलता है, पूरे साल वो काम किए अपने मिस्टर वाई के ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से क्या क्या मिला देखिए इनको। बेसिक सैलरी मिला कितना, 30,000। डीएनएस अलाउंसेस, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, महंगाई भत्ता, है ना, 10,000 पर महीना मिला। बेसिक हो गया ये आपका बेसिक जो सैलरी बनता है। ठीक है, बोनस मिला इनको, कितना मिला, बेसिक की सैलरी का 10%। देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है बोनस बेसिक का, ये बेसिक है 30,000 पर महीना है, तो कितना हो गया, 3,000 पर महीना हो गया, हिसाब लगा लीजिएगा। कमीशन कितना दिया है, 20,000 रुपया दिया है, ये फिक्स है, ये पर मंथ नहीं है, और ना ही ये मतलब कुछ ऐसे डायरेक्ट 20,000 आप इसको कर सकते हैं लमसम, यानी एक मुश्त ऐसा साल में 20,000 रुपये दे दिया गया। हाँ, यहाँ से देखिए इसको बोलते हैं परक्विजिट्स, क्या बोलते हैं, परक्विजिट्स, हिंदी में अभिलाभ। ठीक है, रेंट फ्री हाउस ऑफ, हाँ रेंट फ्री हाउस क्या होता है, देखिए रेंट फ्री हाउस मतलब क्या हुआ, इनको घर दिया गया रहने के लिए। ठीक है, और फेयर रेंटल वैल्यू 1.5 लाख पर एनम, जिस वो जो मकान दिया गया उस मकान का जो फेयर रेंटल वैल्यू, फेयर याद है कल वाला हम लोग पढ़े थे हाउस प्रॉपर्टी, इसमें फेयर रेंट मतलब क्या होता है कि उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा उस एरिया में, उस लोकेशन में जो रेंट तय किया गया, तो वो कितना है, 1.5 लाख पर एनम है साल का। और साथ साथ उनको फर्नीचर भी मिला है 2 लाख का, मतलब उनको वेल फर्निश्ड हाउस मिला, सिर्फ घर नहीं मिला, 4 दीवारी नहीं मिला उनको, घर के साथ साथ उनको क्या मिला, फर्नीचर, सोफा होता है ना, सोफा मतलब ऑब्वियसली बात है मिस्टर एक्स कुछ अच्छा जॉब कर रहे होंगे, अच्छे पोस्ट पे होंगे। ठीक है, इसलिए उनको ऐसा कुछ मिला। अब आइए आपको कह रहा है मिस्टर एक्स का रेंट फ्री हाउस है, मैंने इसमें रहते हैं, और आपको कहा गया है इनकम फ्रॉम सैलरी निकालने के लिए वो प्रीवियस मैंने आपको दिया गया क्वेश्चन में क्या कि आप एक्स का बताइए कि कितना, यानी इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स मिस्टर एक्स का सैलरी निकालना चाहे कि उनको कितना टैक्स लगाना है, तो कितने सैलरी बेस पे टैक्स लगेगा, ये आपको यहाँ निकालना है। ठीक है, सवाल समझ चुके हैं, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, वही बात हम बताया कि पहले क्वेश्चन आना चाहिए, पहले आपका सॉल्यूशन आना चाहिए, और इस सॉल्यूशन को निकालने के लिए, अमाउंट को निकालने के लिए अगर कोई प्लस माइनस गुना भाग किए होंगे तो वो सारा कुछ कहाँ होना चाहिए, वर्किंग नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, वर्किंग नोट पूरा दीजिए, हम कल भी बोले थे जितना इनकम टैक्स का मतलब है नोट्स, जितना नोट्स दीजिए, जितना आप चाहें तो नोट्स दे, जितना नोट दीजिएगा वो ज़्यादा इंप्रेसिव और ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं बेसिक सैलरी कितना का, देखिए वहाँ 30,000 दिया है, 30,000 पर मंथ लिखा हुआ है, तो 12 से गुना किए 3,60,000। डीए कितना दिया हुआ था, 10,000 दिया हुआ है, 12 से गुना किए 1,20,000।
फिर बोनस कितना दिया हुआ है, बेसिक का 10%, तो बेसिक कितना का 3,60,000, इसका 10% ले लीजिए सिंपल, या फिर 3,000 करके 12 से गुना कीजिए, बात वही पड़ेगा 36,000 रुपया। कमीशन यहाँ देखिए लिखा हुआ है गिवन, मतलब कमीशन में कोई गुना भाग जोड़ नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट दिया हुआ है, सीधे उठा के देखिए यहाँ रख दिए कमीशन। यहाँ तक एकदम ईजी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 20 नंबर का सवाल है ये, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस, ये जो घर जो मिला था उनका। अब आप बोलिएगा ऐसा क्यों होता है, देखिए सैलरी में कहा जाता है, मतलब नियम है, तो देखिए बेसिक तो मिलता ही है, बेसिक के अलावा 2 चीज़ मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को, एक मिलता है भत्ता अलाउंसेस, और एक मिलता है परक्विजिट्स यानी कि अधिलाभ। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको HRA, इसी में एक टॉपिक होता है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, उसमें क्या, उसमें और इसमें क्या फर्क है। HRA में क्या होता है, आपको रहने के लिए पैसा दे दिया जाता है, घर नहीं दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको रहने के लिए घर दिया जा रहा है, पैसा नहीं दिया जाता है। मतलब एक बेनिफिट है इन कैश और एक बेनिफिट है इन काइंड। तो जो बेनिफिट कैश में होता है उसको हम अलाउंस बोलते हैं, भत्ता बोलते हैं, और जो बेनिफिट काइंड में होता है, वस्तु में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु या सेवा में होता है, उसको हम बोलते हैं परक्विजिट्स बोलते हैं। देखिए कहीं लिखे होंगे परक्विजिट, PRQUISITS, परक्विजिट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बॉक्स लिखा हुआ है और एक जगह कहीं पे था, अच्छा चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो क्या समझे, ये 2 बेनिफिट हुआ, एक हुआ कैश, एक हुआ नॉन कैश, ठीक है। अब आइए, तो हाँ, तो निकालना ये है कि आपको जो घर मिला, आखिर अगर मान लीजिए घर नहीं मिलता तो आप भाड़ा पे कहीं रहते या आपको पैसा मिलता, तो कहीं ना कहीं घर आपका अपना खर्च होता पैसा, तो कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयर की तरफ से बेनिफिट मिला है। हाँ, वो बेनिफिट चूंकि कैश में नहीं मिला, कैश में मिलता तो सिंपल जोड़ लेते हैं, हाँ भाई इतना 1000 मिला, लेकिन यहाँ किसमें मिला, आपको वस्तु में मिला या सेवा मिला, तो उस वस्तु का हम लोग मूल्य निकालते हैं कि भाई अगर तुमको घर मिला है तो ये घर कितने का होता, अगर उसको इसका मूल्यांकन करें तो कितने का होता, तो वही मूल्यांकन यहाँ देखिए किया गया, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश। रेंट फ्री मतलब आपसे कोई रेंट नहीं लिया जाएगा, फर्निश का मतलब क्या हुआ, पूरा फर्नीचर के साथ, एक होता अनफर्निश, यहाँ फर्निश्ड है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बोला यहाँ फर्निश्ड विद वेल फर्निश्ड, पूरा 2 लाख का मतलब पूरा फर्नीचर लगा करके। तो इसका वैल्यू देखिए हम कितना निकाले, 82,400। अब ये 82,400 कैसे है, मतलब समझ रहा है ना, इनको जो घर मिला, जो 1.5 लाख पर एनम का घर था जिसका रेंटल वैल्यू, ठीक है, उस घर का इनको फर्नीचर के साथ, देखिए अगर वो ऐसे रहते हैं, अगर वो खुद से बजट कितना लगता है, 1.5 लाख लगता अलग, 2 लाख फर्नीचर का अलग, चलो 2 लाख मान लीजिए फिक्स से एक बार ले लिए तो ले लिए, लेकिन महीने का साल का 1.5 लाख लगता, लेकिन यहाँ देखिए कितना लगा, फर्नीचर से सब कुछ के साथ लगा 82,400, डबल बेनिफिट हुआ। एक तो इनको पैसा भी नहीं लगा, एम्प्लॉयर की तरफ से मिला, दूसरा वैल्यू भी कम हो गया, ठीक है। तो आइए, अब ये 82,400 कैसे आया, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नोट में जाएंगे। अब नोट में जाने के लिए सबसे पहले इसका रूल जानिए, रेंट फ्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी अगर किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के द्वारा घर दिया गया है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है। तो बस इसी चीज़ के लिए टैक्स पर भारी है कि भाई अब इसका कैसे निकालें 82,400। यहाँ तक तो आराम से खूब अच्छा था, छाप दिए, ऐसे कर दिए। अब मेन यहाँ पर ये कैसे आया, अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट का कुछ रूल्स है इस परक्विजिट्स के रिगार्डिंग। तो उसका रूल क्या है, तो अब देखिए चूंकि बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है तो रूल को हम तोड़ के यहाँ भी है, थोड़ा यहाँ भी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें रूल में क्या दिया है। देखिए रूल क्या होता है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए हाँ, अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट है, मतलब सरकारी एम्प्लॉय है, सरकारी एम्प्लॉय का कैसे निकालते हैं, सरकारी एम्प्लॉय का एज पर रूल क्वेश्चन नहीं दिया रहता है, जैसे अभी होता है मिस्टर एक्स, तो नीचे कहीं ना कहीं लाइन दिया रखा कि गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट, ठीक है, मकान का इतना वैल्यू है, बस सीधे वो लगा देते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोला तो उसमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता, सीधा गवर्नमेंट का दिया रहता है कितना रूल है, मैंने रूल के हिसाब से दिया रहता है कितना रेंट है, सीधे चिपका देंगे, बात खत्म। लेकिन चूंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है इसलिए यहाँ पे ये रूल लागू नहीं हुआ, ठीक है, ये कंडीशन हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये भी लागू, ये हो गया पहला। अच्छा, अदर एम्प्लॉय, अदर मतलब कौन हुआ, नॉन गवर्नमेंट, जो नॉन गवर्नमेंट, ये मिस्टर एक्स कौन थे, गवर्नमेंट नहीं थे तो नॉन गवर्नमेंट हो गया। अब कुछ रूल है, क्या रूल है देखिए, अगर वो मकान, जो मकान रहने के लिए दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, वो अपना है, लेकिन एक हुआ मकान अपना है, एक हुआ मकान भाड़ा पर है, मैंने एम्प्लॉयर खुद भाड़ा पे लेके तब आपको दिया है, मतलब एम्प्लॉय को दिया है। तो पहले अगर मान लेते हैं कि वो अपना है, अगर वो अपना होगा तो इनकम टैक्स रूल के हिसाब से अब देखिए हम क्या देखते हैं, वहाँ की जनसंख्या देखते हैं। अगर जनसंख्या 10 लाख के नीचे है, 0 to 10 lakhs, तो हम 7.5% ऑफ सैलरी मान लेते हैं कि क्या हुआ, घर का वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस हो। अनफर्निश का बता रहे हैं, अभी इसमें फर्नीचर नहीं, फर्नीचर बाद में ऐड करेंगे, यार देखिए फर्नीचर बाद में, अभी सिर्फ 4 दीवारी का बता रहे हैं, सिर्फ घर का, ठीक है, फर्नीचर बाद में अलग से। अगर पॉपुलेशन जहाँ पे घर है, जहाँ पे वो रह रहे हैं, उस एरिया का पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख है, तो कितना होगा, 10% ऑफ सैलरी लेंगे, और 25 लाख से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे। अब सवाल ये है सैलरी, यहाँ सैलरी इनकम टैक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, सैलरी जो बोलता है तो सैलरी मतलब ये मत समझिएगा 3,60,000,
हर टॉपिक पे, हर रूल में सैलरी बराबर कुछ मतलब बदलता है। जैसे सैलरी बराबर किसी में हो जाएगा A+B+C, सैलरी बराबर किसी में हो जाएगा A+C+D, ऐसा करके। तो परक्विजिट्स यानी रेंट फ्री निकालने के लिए सैलरी बराबर क्या होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे ये उसका लेकिन यहाँ लिखे हैं सैलरी बराबर, यानी यहाँ पे सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस DA की पार्ट ऑफ सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस अलाउंसेस, यानी बाकी और भत्ता अगर है तो, प्लस परक्विजिट्स, मतलब ऐसा ऐसा और भी बहुत कुछ रहता है ना। और ये तो परक्विजिट में से एक परक्विजिट है। हो सकता है आपको रहने के लिए, मान लीजिए हो सकता है आपको गाड़ी दिया गया हो, ये भी एक परक्विजिट होता है ना। आपको गाड़ी दे दिया गया, आपको क्या कहते हैं 2 वो स्टाफ दे दिया गया, मतलब जिसको हम वॉचमैन बोल सकते, वॉचमैन हो गया, खाना बनाने के लिए हो गया, फिर आपको मतलब हाँ आपको होटल दे दिया गया रहने के लिए, या फूड भी दे दिया गया खाने के लिए आपको, बड़े ये सब कुछ परक्विजिट में आता है, ठीक है। इनमें से कोई एक परक्विजिट हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, कौन सा? रेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन आ गया समझ में है? यहाँ पे कौन कौन आ गया? बेसिक, DA, बोनस, कमीशन, अलाउंस, परक्विजिट और DNS पे, ये सब मिला करके जो सैलरी आएगा उस सैलरी का 7.5%, 10%, 15% यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब यहाँ ये एक बात यहाँ हुआ, ठीक है। और दूसरा क्या बोले कि अगर मकान भाड़ा पे है तो वहाँ पॉपुलेशन नहीं देखते, सीधा 15% ऑफ सैलरी डायरेक्ट, ठीक है। अब सुनिए, ये किसका निकला? ये निकला आपको 4 दीवारी का, सिर्फ घर का बता रहे हैं। अगर फर्नीचर की बात करें, यानी अगर यहाँ पे मकान के साथ साथ, ठीक है, मकान के साथ फर्नीचर भी दिया जा रहा है, तो ऊपर से फर्नीचर का 10% और जोड़ेंगे। ये रूल बता रहे हैं हम, ये क्या दिया हुआ? ये इनकम टैक्स एक्ट का रूल है। अब ये रूल को लगाएंगे मिस्टर एक्स पे, और उनका देखिए वहाँ 82,400 भी निकालेंगे। तो क्या समझे रूल के बारे में? क्या समझे? रेंट फ्री के लिए क्या कहा गया? पहले 2 बात जानिए। अगर सरकारी एम्प्लॉय है तो सीधा दिया जाएगा वैल्यू, सीधा वैल्यू रख देंगे, उसमें कोई माथा पच्ची नहीं। अगर एम्प्लॉय प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, अब यहाँ देखेंगे मकान जो वो एम्प्लॉयर का अपना है कि भाड़ा पर, अगर अपना है तो फिर जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या 10 लाख से नीचे है तो सैलरी का 7.5%, 10 से 25 है तो सैलरी का 10%, और 25 से ऊपर है मोर देन 25 लाख तो 15% ऑफ सैलरी। अगर मकान भाड़ा पे है, एम्प्लॉयर का वो मकान अगर भाड़ा पे लेके आपको दिया है तो सीधा 15% सैलरी। ये जो वैल्यू आएगा, यही वैल्यू आपको चार्ज किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा। किस बिहाफ में? तो आपको जो घर मिला है उस बिहाफ, मतलब माना जाएगा कि आपको 82,400 का घर मतलब रहने के लिए दिया जा रहा है, उसका भी आपसे टैक्स दिया जाएगा। भाई बेनिफिट है। टैक्स क्या है? जहाँ पे इनकम टैक्स, जहाँ इनकम वहाँ टैक्स। आपको इनकम हुआ ना, आपको मकान में रहने दिया जा रहा है, उस मकान का वैल्यू है, उसके जगह किसी और को। देखिए इनकम टैक्स क्या देखता है? इनकम टैक्स ये देखता है कि अगर वो मकान आपको न देता तो जो मिस्टर भाई है एम्प्लॉई, वो किसी और को भाड़ा पे देता, उससे तो कमाता ना। तो कहीं ना कहीं सरकार का टैक्स तो जा रहा है ना, इसीलिए वो आपके ऊपर चार्ज कर दिया, सीधी बात। हाँ, तो ये हो गया 4 दीवारी का। फर्नीचर के लिए क्या बोले हम? फर्नीचर के लिए ऊपर से कितना परसेंट? 10% और किसका? फर्नीचर का। तो ये दोनों मिला देंगे, तब आपका पूरा फर्निश हाउस का, अगर फर्निश हाउस का वैल्यू निकालना है तो दोनों को निकाल के आप जोड़ दीजिए। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सैलरी बराबर यहाँ क्या होता है? सैलरी बराबर होता है बेसिक, DA, बोनस, कमीशन, अलाउंस, परक्विजिट और DNS पे, ये सारा कुछ, ठीक है। ये रूल था, ये मैंने क्या डिस्कस किया? रूल को। अब आके वापस अपने सवाल पे। अब यहाँ हमको क्या देखना था? हमको पहला ही देखना है क्या ये सरकारी एम्प्लॉय है? नहीं, तो ये कट। अदर एम्प्लॉय, हाँ अदर में। अब अदर में ये देखना है कि जो मकान है ये एम्प्लॉयर का अपना है कि भाड़ा पर है। अब देखिए सवाल में ढूंढिए, कहीं कुछ नहीं दिया है ना, कहीं कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे? अपना है, क्योंकि भाड़ा अगर दिया रहता तो भाड़ा होता, अपना है तो अपना है। अब यहाँ क्या देखेंगे? जनसंख्या देखेंगे। तो जनसंख्या में देखिए यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन एक हिंट दिया है, गौर कीजिए। मेट्रो सिटी है ना, मेट्रो सिटी भाई 25 लाख से ऊपर ही होगा ना, 25 लाख से ऊपर ही होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे? मेट्रो सिटी है तो हम ऑटोमेटिक कहाँ चले गए? 15%, सीधा हाईएस्ट, जितना हाईएस्ट चार्ज था 15% घटा दिए डायरेक्ट। किसका? सैलरी का। अब यहाँ फिर एक सवाल खड़ा हुआ, सैलरी बराबर क्या? अब सैलरी बराबर इतना कुछ है, लेकिन हमको क्या मिला है वो देखेंगे ना, मिस्टर एक्स को क्या मिला है। तो इसमें से देखिए बेसिक है, तो हाँ बेसिक है। DA, DNS अलाउंसेस है, लेकिन देखिए यहाँ गलती कर दीजिएगा, बहुत लोग यहाँ गलती किया होगा, ठीक है। DNS अलाउंस यहाँ पे देखिए नहीं लेंगे, देखिए हम नहीं लिए, यहाँ देखिए बेसिक लिए है, बोनस लिए है, कमीशन लिए है। क्यों नहीं लिए DNS अलाउंस? क्योंकि यहाँ क्या बोला? एक पार्ट ऑफ सैलरी। अगर वो सैलरी का पार्ट होता तो लेके, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिखा है DA, तो यहाँ पे अगर सिंपल DA लिखा है तो नहीं लेंगे। अगर ब्रैकेट में लिखा रहा है पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ये सब वर्ड लिखा रहेगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो स्किप। तो यहाँ DA को हम नहीं लिए। हाँ बोनस बोला था, ले लिए, कमीशन बोला था, ले लिए। अलायंसेस, बाकी कोई अलायंस इस सवाल में नहीं है, जैसे फूड अलायंस है, होटल अलायंस है, क्या बोलते हैं डॉग अलायंसेस है, यूनिफॉर्म अलायंसेस है, सब तरह का भत्ता मिलता है, रहने का, खाने का, पीने का, घूमने का, हर चीज़ का, है ना। वो सब भत्ता भी अगर होता तो वो सब ऐड करने के लिए इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है।
परक्यूजिट मतलब बता दी और कोई परक्यूजिट गाड़ी मिला, ये मिला, वो मिला, रहने को मतलब स्टाफ मिला 4 वो ऐसे ऐसे जो भी है परक्यूजिट वो सभी ले लेते हैं। लोन मिला आपको मान लीजिए वही परक्यूजिट में आता है। और डीएनएस पे मंगाई है डीएनएस अलायंस और डीएनएस पे में अंतर है। डीएनएस अलायंस में ये जो लिखे हैं ये पार्ट ऑफ सैलरी ये होना जरूरी है, तभी इसको कंसिडर करेंगे यहाँ पे। और डीएनएस पे रहता ना तो सीधा कंसिडर करेंगे, डायरेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से मेरे पास क्या है, मेरे पास बेसिक है, डीए तो रहा नहीं, बोनस है, कमीशन है, बस ये उठा, इतना ही 3 चीज। तो देखिए यहाँ पे अब ये वर्किंग नोट में क्या लिखे हैं, रेंट फ्री अनफर्निश, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, 4 दीवारी का, फिर निकालेंगे फर्नीचर का, तब दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा कंप्लीट फर्निश हाउस का आ जाएगा। ध्यान दिए, जब भी पूरे फर्निश का निकालना हो ना तो क्या किया जाता है, पहले 4 दीवारी का निकालते हैं मकान का, फिर निकालते हैं फर्नीचर का, दोनों को निकालते हैं। जो मकान का ये रहा रेट, फर्नीचर का 10% ये रहा, दोनों का वैल्यू को जोड़ करके तब जो फाइनल वैल्यू होता है वो वैल्यू आपके पूरे मकान का कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना था, 15% सैलरी, और सैलरी बराबर क्या आया, बेसिक बोनस कमीशन। बेसिक कितना है 3,60,000, अच्छा 4,16,000 हो गया। कैसे ये 416 हुआ देख लीजिए, बेसिक कितना था 3,60,000 था, बोनस कितना था 36,000 है जो कि 10% था बेसिक का, और कमीशन कितना है 20,000 है। इस सब को जोड़िएगा कितना था 4,16,000 का 15% यानी 62,400। ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला किसका, वो 4 दीवारी बनेगा। अब फर्नीचर का कितना था, देखिए 2 लाख का फर्नीचर, यहाँ देखिए वेल फर्निश्ड विद वर्ड रुपीज 2 लाख, तो 2 लाख का 10% रूट का आता है, तो 10% कितना 20,000, दोनों को जोड़ दीजिए 62,400 20,000 कितना हो 82,400। फाइनली हम यहाँ पे 82,400 पे आ गए। देखें इस एक अमाउंट को निकालने के लिए कितना सारा मेहनत करना पड़ा, पूरे रूल को याद करना पड़ा, इसीलिए टैक्स भारी है। अगर एग्जाम में आप कोई भी रूल भूल गया है, मान लीजिए यहाँ पे उल्टा पुल्टा हो गया, पॉपुलेशन भूल गए, या मान लीजिए आप हर बार मेट्रो सिटी को नहीं देखे, लगा दिए कोई भी 7.5 लगा दिए, 10 लगा दिए, भाड़ा पे लगा दिए, ठीक है, यहाँ रेट भूल गए, सैलरी बराबर आप क्या किए देखिए डीए, अगर इस क्वेश्चन में डीए को उठा लेते हैं चल जाता है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रख के इसीलिए टैक्स थोड़ा सा भारी होता है कि इसमें एक लॉ को याद करना पड़ता है, कानून को याद करना। बस सीधी बात है, सोचे ना कानून में अगर जरा सा सेक्शन का मिस हुआ तो जो आपका क्लाइंट है जेल में, उसी तरह से क्या हुआ यहाँ पे मेरा लॉ मिस हुआ, आपका आंसर खत्म, ठीक है। तो आइए तो कहाँ आ गए हम लोग, सबको जोड़ दिए फाइनली। अब देखिए हो गया। अब चूंकि और कोई क्वेश्चन में और कोई ट्विस्ट नहीं था, बस एक ही ट्विस्ट था, तो वही रेंट फ्री के बारे में। तो ग्रॉस सैलरी कितना आ गया 6,18,400। अब यहाँ पे एक रूल है कि ग्रॉस सैलरी में ये 2018 के बाद हुआ है, डिडक्शन मिलता है हर एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 50,000 से ऊपर नहीं। और इनका सैलरी 6 लाख है, अगर इनका सैलरी है 40,000 होता तो 40,000 मिलता, जीरो हो जाता, बोलता जाओ घर जाओ, इनकम टैक्स बोलता कोई टैक्स नहीं तुम्हारे ऊपर। लेकिन 6,18,400 के इनमें से क्या मिला, 50,000 रुपये आपको माफ मिला, डिडक्शन मिलता है, छूट मिलता है, ठीक है। तो फाइनली आपका टैक्सेबल सैलरी मतलब कर योग्य वेतन, आपका जो वेतन निकला है वो कर योग्य, यानी कि इनकम टैक्स सीधा बोलेगा हाँ बाबू 5,68,400 तुम्हारा टैक्सेबल सैलरी हुआ, अब इसके ऊपर हमको टैक्स दो, है ना। अब टैक्स का रेट पड़े होंगे उधर, अगर वो नॉर्मल इंडिविजुअल है तो इनकम का रेट 2.5 लाख तक रहता है, तो अगर उसका टैक्स 2.5 लाख तक रहा तो उसका क्या हो जाता है, उसका टैक्स जीरो हो जाता है, नहीं लिया जाता है। 2.5 से 5 होता है तो 10% होता है, 5 से ऊपर जाता है तो 20% होता है, और 10 से ऊपर चला जाता है तो 5 से 10 में 20, और 10 से ऊपर चला गया तो 30%। सीनियर सिटीजन है तो उनका एक अलग स्लैब है। तो अब यहाँ से अलग टॉपिक है वो, खैर आपसे उतना नहीं मांगा, आपसे क्या मांगा देख लीजिए, आपसे मांगा इनकम निकाल दो। यहाँ देखिए ये भी देखना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सवाल में। सबसे पहले ये देखिए मांग क्या रहा है। अगर सपोज मान लीजिए सपोज इस क्वेश्चन में लिखा रखा कि सिर्फ ये निकाल दो, कौन ये बोलता कि सिर्फ हमको ये निकाल दो। अब कोई बच्चा अगर ये नहीं पढ़ता क्वेश्चन में नीचे में, क्यों रहता है ऐसा, देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, इतना लंबा चला क्वेश्चन देगा, क्या मांगेगा मालूम, कह देगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस निकाल दो। अब उसको लगा भाई सैलरी आ गया, अभी आप पकड़ के पूरा ये बनाते पूरा बना दिया। बाद में पता चला रहे भाई मांगा कहाँ था, मांगा था सिर्फ ये एक टॉपिक मांगा था, सिर्फ 82,400 मांगा, उसको बस इतना सा करना था और आंसर दे देना था। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसके नीचे देखिए। हम तो जब भी देखते हैं एग्जाम में सबसे पहले देखते हैं मांगा क्या, उसके हिसाब से हम फिर अरे भाई जैसा बॉल आएगा तो उसके हिसाब से खेलेंगे ना, कि आगे बढ़ खेलना पीछे, तो सीधे चला दिए देखे नहीं उसी तरह। पहले देखिए क्या इनकम हम सैलरी मांगा, अगर इस क्वेश्चन में मांगता कि मिस्टर एक्स का टैक्स कितना हुआ, तब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, तब इसके नीचे जाते इसका टैक्स निकालते वगैरह वगैरह। तो ये बात जरूर देखिएगा किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में क्या मांगता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो टैक्स सैलरी कितना गया 5,68,400, फाइनली आपका ये आंसर है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में देखिए, हम हर क्वेश्चन में कोशिश करते हैं आपको। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, कल था हाउस प्रॉपर्टी का, उस पर हम लोग कुछ लॉ का चर्चा किए थे, ठीक है।
फिर आज देखिए आ जाएगा किसका रेंट फ्री का, इस पर कुछ चर्चा की होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा, हम लोग लॉ पे भी चर्चा करेंगे। और हाँ क्या बोलते हैं वर्किंग नोट। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक वर्किंग नोट इसके लिए आया, आप एक वर्किंग नोट यहाँ लगा सकते हैं क्या कि मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, 50,000 मिलता है। ठीक है, ये भी आप लगा सकते थे, यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम डिडक्शन, इसके लिए एक नोट लगा दीजिए। एक नोट ये भी लगा सकते हैं कि मिस्टर एच जो है वो कौन एम्प्लॉय है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो जितना नोट दीजिएगा आपको अच्छा है, नोट बना के डालिए, नहीं होता तो बात बना दीजिए, अभी नहीं पता। तो जो यहाँ पे चल सकता है उसको कोशिश कीजिए नीचे डालने का, ठीक है, ये चीज़ है। तो आई होप अब इसमें कोई नोट्स और एक्स्ट्रा, हाँ डीए का, हाँ ये एक नोट यहाँ बनता है, देख लीजिए कि आप यहाँ डीएनएस अलायंस क्यों नहीं लिए, है ना। यहाँ पे देखिए डीए बोल रहा था, क्यों नहीं लिए, कम यहाँ पे एक लाइन और बन जाता है, क्योंकि डीए जो है वो पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे सैलरी में यहाँ जुड़ने के लिए वो एलिजिबल, मतलब क्या बोलते कंसिडरेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये भी एक नोट हो गया, ठीक है। जब भी सवाल को छोड़ के आगे निकलिए तो पूरा सवाल घूम लीजिए, कहीं कोई नोट, हर एक चीज में देखिए इसमें नोट नहीं है, इसमें नहीं है, ऐसा घूमते हुए आइए, ठीक है। तो फाइनली तब आप जितना ज़्यादा अच्छा वर्किंग नोट लीजिएगा आंसर उतना इंप्रेसिव होगा, ठीक है। तो फाइनली लगता है आप सब हम अच्छी तरह डील कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, नीचे इसका वर्किंग नोट हो गया, ये इसका रूल हो गया, ठीक है। ये रूल हम आपके लिए लिखे थे, आपको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। आपका मेन आंसर यहाँ से यहाँ तक खत्म है, और बाकी एक दो नोट जो हम बताए हैं एक्स्ट्रा, बोर्ड पे चूंकि जगह नहीं है तो आप नोट अलग से लिख लीजिएगा उसको। अगर इसका फोटो यहाँ नहीं दिख रहा हो अच्छे से, इसका ये आंसर का फोटो, ये आंसर का और ये क्वेश्चन का आपको जो एग्जाम का जो ओरिजिनल जो पीडीएफ है, ठीक है, वो आपको पीडीएफ का कट आउट जो है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। बीएनएमए के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 जो है टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स के क्वेश्चन नंबर 7 को। आइए लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अच्छा, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। ये क्वेश्चन आपका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 5 हेड में से पहला हेड है ये, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या होता है इस हेड में, पहले हाउस हेड के बारे में जान लीजिए। हम जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स जो इनकम कमाते हैं उनका 5 हेड होता है, ठीक है, जिनमें से एक हेड है हाउस प्रॉपर्टी। ये कैसा इनकम है, तो जो लोग अपने हाउस को, मकान को भाड़ा पे लगाते हैं, ठीक, रेंट पे लगाते हैं, उनसे जो उनको इनकम आता है, ऐसे इनकम को बोलते हैं इनकम। ये इनकम किस हेड में जाता है, इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाता है। ये देखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एज यूजुअल। मिस्टर जेड, ये देखिए मिस्टर जेड एक इंडिविजुअल है, ओन सेवरल प्रॉपर्टी, जिनके पास क्या है, इनका अपना कुछ प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है इन हिज टाउन, पटना, है ना, पटना में इनका है। फेयर रेंटल वैल्यू जिनका कितना दिया, ऑल प्रॉपर्टी वाज एस्टिमेटेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज 1 लाख रुपया पर मंथ। यानी कि इनके घर का, इनका जो घर है, इनके घर का जो फेयर रेंटल वैल्यू है, मतलब बोले तो आप कह सकते हैं मार्केट वैल्यू, जो नॉर्मल वैल्यू है कितना है, 1 लाख रुपया पर मंथ है। यानी अगर ये मकान किसी को भाड़ा पे दिया जाए तो 1 लाख रुपया महीना उनसे चार्ज किया जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए ये पार्ट है 1/4 पार्ट, यानी 1/4 ऑफ द प्रॉपर्टी वाज ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर जेड। यहाँ पे इसको फोकस कीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरे घर का 1/4 हिस्सा क्या है, मिस्टर जेड के द्वारा खुद ऑक्यूपाइड किया गया, मतलब वो खुद रहते हैं उस घर में। एंड रेस्ट पोर्शन जो है वो क्या है, लेट आउट है ना, बाकी क्या है, भाड़ा पे लगा हुआ है, ठीक है। यानी उनके पास एक घर है जिनका फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख है, और घर का जो 1/4 हिस्सा है वो क्या है, उस पर मिस्टर जेड खुद रहते हैं, और बाकी जो हिस्सा है वो क्या है, उन्होंने भाड़ा पे लगा के रखा है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही वाज पेड म्युनिसिपल टैक्सेस ₹50,000, रिपेयर 30,000। उन्होंने क्या किया है, देखिए म्युनिसिपल टैक्स पे किया है 50,000 का, रिपेयर पे किया 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ऑफ हाउस मेंटेनेंस लोन 2 लाख। एक लोन लिए थे वो अपने घर को मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, कह सकते हैं आप। तो उसका जो इंटरेस्ट उन्होंने चुकाया है, कितना चुकाया है, 2 लाख रुपया। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपया है, और अदर चार्जेस कितना है, 50,000 रुपया। ये पूरा क्वेश्चन था। आपको कहा जा रहा है कि मिस्टर जेड के द्वारा कितना इनकम हुआ उनके हाउस प्रॉपर्टी से ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस से क्वेश्चन नहीं दिया था, तो चूंकि 2021 का क्वेश्चन है तो हम मान सकते हैं प्रीवियस ईयर 2021 का होगा, है ना, 21 मार्च 2021 का पूछा गया होगा। फिर भी डेट नहीं है, हम लोग डेट पर चर्चा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक व्यक्ति है जिनका एक मकान है पटना में, उस मकान का रेंटल वैल्यू 1 लाख है, 1/4 हिस्से में वो खुद रहते हैं, 3/4 हिस्सा को वो भाड़ा पे लगा के रखे हैं, और टैक्स उन्होंने 50,000 का पे किया है, रिपेयर है, एक लोन लिए थे घर को मेंटेन करने के लिए जिसका 2 लाख रुपये इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 है, और अदर एनुअल चार्ज 50,000 है। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैक्स का अक्सर क्वेश्चन छोटा ही होता है, लेकिन उसको जब
आप जब देखते हैं, जब सॉल्व करने आते हैं तब पता चला उसके अंदर कितनी सारी बातें छुपी है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जान लीजिए, देखिए टैक्सेशन एक ऐसा पेपर है, बहुत बच्चों को इस पेपर से डर लगता है, ठीक है। बहुत लोग मतलब बस देखते हुए किसी तरह टैक्स का पेपर मतलब निकल जाए, है ना। फिर भी बनाने के बाद भी अक्सर कहा जाता है कि इसमें नंबर नहीं आता। नंबर नहीं आने का रीज़न है सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन। अब इसी क्वेश्चन को हम चाहते हैं कोई एक लाइन छोटा सा लाइन में हम छोटा सा में डील कर देते हैं, लेकिन बस वही ना, अगर आप वैसे करके लिखेंगे तो फिर नंबर नहीं आएगा, आंसर को आएगा लेकिन नंबर नहीं आएगा, फिर आपको बोलेगा टैक्स में नंबर नहीं मिलता है। तो टैक्स का जो आंसर है ना वो प्रेजेंटेशन पर है, आप किस तरह से उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये उस पर है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा अपना मतलब क्या बोले, एक प्रेजेंटेशन का जो आर्ट है वो दिखाना होता है, तब आप कम से कम मतलब क्या बोले डाटा को दिखा करके भी आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तरीका सुनिए, इसको बनाने का सबसे पहले तरीका यह है कि जो आंसर मांगा जाता है वो पहले रखिए, ठीक है। और उसको निकालने के लिए जो आप प्लस माइनस गुना भाग जो भी आप वर्किंग नोट्स जो भी आप क्या बोले उसके लिए जो एक्स्ट्रा काम किए हैं वो सब को कहाँ वर्किंग नोट में डालिए, ठीक है। कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई लॉ देना हो कि हाँ ये ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, तो सारा चूंकि देखिए टैक्स लॉ पर है, ठीक है। टैक्स सारा डिपेंड है किस पे, लॉ पे। अब जैसे 1 लाख 2 महीना है तो इसमें कितना हमको चार्ज करेंगे कितना नहीं करेंगे, ये जो लॉ बताएगा, इनकम टैक्स जो लॉ बताएगा वही हमें करना है, वही हमें देखना है। तो आपको जो भी सच को कॉज नोट देना है कि ये कारण था वो कारण था, तो सारा कुछ कहाँ डालिए, नोट में डालिए। जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन में अपने नोट्स दीजिए, जितना ज़्यादा नोट्स दीजिएगा समझिए उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हेडिंग दे देंगे, ठीक है। ऑफ किसका, ऑफ मिस्टर जेड का, फॉर द असेसमेंट ईयर। अब ये असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है ये आई होप आप सबको पता होगा, फिर भी जान लीजिए शॉर्ट में। हम जिस वर्ष का टैक्स निकालते हैं वो प्रीवियस ईयर कहलाता है, ठीक है। और जिस वर्ष का उस पर रेट लगाते हैं, टैक्सेशन रेट लगाते हैं, वो असेसमेंट ईयर कहलाता है। यानी अगर देखा जाए तो 2021 20 यानी 1 अप्रैल 20 से शुरू हो रहा है, 31 मार्च से खत्म हो रहा है, तो 21 खत्म होने पे जितना आप इनकम कमाए वो ऑब्वियस सी बात है वो उसका टैक्स आपको 2022 में देना होगा। तो 2022 में जो आप और ये जो बजट बनता है उसमें जो रेट आता है उस रेट पे हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लगे। यानी कि देखा जाए तो इनकम पिछले साल का, लेकिन उस पर टैक्स लगाया जाता है करंट ईयर, यानी 2022 में अगर कोई टैक्स लग रहा है तो वो 21 के इनकम पे लग रहा है, ठीक है। इसीलिए तो जो यानी प्रीवियस से मतलब होगा 21 और 21 पे जो टैक्स लग रहा है 22 में, वो 22 कौन हो गया, असेसमेंट ईयर हुआ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता 2020-21 तो यहाँ असेसमेंट ईयर लिखते हैं 21-22, एक साल आगे लिखते हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। उनको देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से कितना आया, -75% लॉस लग रहा है, और लेट आउट पोर्शन से कितना आया है, 3750 इनकम है। दोनों पर जोड़ कर देखिए पूरे मकान से उनको क्या हुआ है, 3750 का क्या हुआ है, इनको लॉस लगा है, ठीक है। 3750 से वो क्या लगा है, लॉस लगा। अब देखिए यहाँ पे हाँ, अब देखिए ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब जिस घर में वो रह रहे थे, यानी 1/4, यहाँ देखिए 1/1/4 पार्ट दिया था ना, 1/4 हिस्सा, और ये भाड़ा पे कितना था, रेस्ट कितना बचा, रेस्ट यहाँ पे कितना बचा 3/4, तो वो ऐसा मिला करके यहाँ पे टोटल आपका फाइनली इनको क्या देखिए, फाइनली इनको इस घर से लॉस हो गया। अब हम यहाँ डिटेल देखेंगे, ये 7500 माइनस में कैसे आया, ये 3750 प्रॉफिट जो है वो कैसे आया, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, वर्किंग नोट में। चलिए अब यहाँ पे एक पोर्शन है, सबसे पहला पोर्शन क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहाँ देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन जो कितना था, 1/4 ऑफ प्रॉपर्टी क्वेश्चन बोला था। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में लॉ क्या कहता है, इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है, टैक्सेशन लॉ क्या कहता है। जिस घर में आप रहते हैं, ठीक है, जिस घर में आप रहते हैं उस घर का जो एनुअल वैल्यू होता है, यानी उसका जो एबी होता है वो नील माना जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इनका जो 1/4 है, यानी 1 लाख रुपया था ना मकान का वैल्यू, क्योंकि 1/4 हिस्सा जिसमें वो रहते हैं तो उसका एनुअल वैल्यू क्या माना जाएगा, नील माना जाएगा। मतलब ऐसा माना जाएगा कि उसमें, और ऑब्वियस सी बात है आप जिस घर में रह रहे हैं तो वहाँ कमा थोड़ी रहे हैं, वो तो आप रहने के लिए। अब आप बोलिएगा किसी के पास 5 घर हुआ, तो अब किसी के पास 5 घर है तो उनको पुराने वाले लॉ में कहा गया था 1 घर छोड़ दिया जाएगा, आपको माना जाएगा 1 घर में आप रहते हैं, बाकी 4 घर पे आपको इनकम टैक्स लग जाएगा। या फिर नया जो लॉ है जो अभी अमेंडमेंट्स हुआ उसमें 2 घर दिया गया कि आप किसी भी 2 घर को चुन ले, वो 2 घर आपके लिए क्या हुआ, वो 2 घर आप मतलब कह सकते हैं ये 2 घर हम अपने रहने के लिए रखे हैं, बाकी लेकिन 3 घर पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आप रहते हो चाहे आप नहीं रहते हो, ठीक है। अब आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पे एनुअल वैल्यू कितना हो गया, इसका नील हो गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ देखिए हम कुछ लेस किए हैं, क्या लेस किए हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस मेंटेनेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और छुपा हुआ है, सुन लीजिए, ये जो जिस घर में आप रहते हैं
उसका वैल्यू तो नील हो गया, ठीक है, वो तो लॉ में ही लिखा है, उसका एनुअल वैल्यू नील हो गया है। लेकिन इस घर में आपको अगर कोई इस घर को के लिए अगर आप कोई लोन दिए होंगे तो उसका जो इंटरेस्ट होता है उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। ये लॉ में लिखा है कि आप अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं इसका डिडक्शन आपको मिलेगा। तो देख लीजिए इनको डिडक्शन मिला है, जिस कारण से इनका क्या हुआ, लॉस में, क्योंकि इनकम तो है नहीं, तो जीरो में कोई माइनस करेंगे तो क्या होगा, लॉस ही आ जाएगा। तो फाइनली वो क्या हो गया, लॉस में चला गया। अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ देखिए, यहाँ लोन कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख दिया है, जबकि हम यहाँ कितना लिए हैं, देखिए 30,000। 1/4 क्यों किए हैं वो तो समझ रहे होंगे, 1/4 क्यों है, क्योंकि 1/4 पोर्शन है ना, तो 1/4 में रह रहा है तो सब कुछ 1/4 है ना, मैंने पूरा बंटवारा ऐसे समझिए, बंटवारा पूरे घर का, ये पूरे घर का है ना, ये पूरा क्या हो गया, बंटवारा हो गया है ऐसा करके। 1/4 में ये क्या कर रहे हैं, खुद रह रहे हैं, और 3/4 में क्या कर रहे हैं, भाड़ा लगा रहे हैं। तो पूरे घर का जो 1/4 है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट पूरे घर पे लगा था ना, ये जो इंटरेस्ट देख रहे हैं 2 लाख, ये पूरे घर का है। तो 2 लाख का 1/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड में चला जाएगा, 2 लाख का 3/4 कहाँ चला जाएगा, लेट आउट पोर्शन में चला जाएगा। अब यहाँ फिर भी सवाल अभी भी है कि हम यहाँ 30,000 क्यों लिए, 1/4 तो समझ में आगे क्यों लिए, यहाँ नील एवी नील क्यों गया, वो तो लॉ ही कहता है, एज पर लॉ। आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एज पर लॉ, ठीक है, लॉ के अनुसार जिस मकान में आप रहते हैं उसका भी नहीं होता। चलिए वो बात समझ में आ गया। इंटरेस्ट, अब यहाँ सवाल है 30,000, ये 30,000 रुपया क्यों हम लिए है ना, ये 30,000 क्यों लिए, क्योंकि वहाँ दिया 2 लाख। अब यहाँ पर एक फिर से एक लॉ है, ये टैक्स पूरा लॉ से ही भरा है। अगर आप लॉ नहीं ध्यान रखिएगा, सीधा और सिंपल इसको मैथमेटिक्स की तरह बना के निकल जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉ ध्यान रखना होता है ना, ऐसा क्यों। आप देखिए यहाँ 30,000 क्यों है, आइए देखते हैं। अब देखिए 30,000 और मैक्सिमम 2 लाख, मैंने 2 डिडक्शन है, मैंने लॉ में कहा गया है कि आप मैक्सिमम 2 लाख तक ले सकते हैं, और 30,000, तो कब 30,000 मिलेगा और कब 2 लाख मिलेगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है। देखिए कंडीशन यहाँ लिखे है ना, यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ, देखिए पढ़िए। कंडीशन फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 2 लाख, यानी आपको 2 लाख डिडक्शन मिलेगा, कब मिलेगा, ये सब कंडीशन अगर फुलफिल है तब आपको 2 लाख मिलेगा। यानी कि जो मिस्टर जेड है, इनको अगर 2 लाख का डिडक्शन देना है, 2 लाख का इनको अगर फायदा उठाना है, तो इनके लिए पहले इनको ये सब कंडीशन से फुलफिल होना होगा। पहला कंडीशन ये क्या दिया हुआ है, टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन या रिपेयर, घर ये लोन लिया गया हो किस चीज़ के लिए, घर को रिपेयर करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। अब आप बोलिएगा सर यहाँ तो मेंटेनेंस है, यहाँ देखिए मेंटेनेंस लिखा हुआ है, तो ये मेंटेनेंस रिपेयर तो हो ही रहा है, ठीक है। तो फिर भी एक कंडीशन है, सारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। चलिए एक कंडीशन थोड़ा देख ले, मान लेते हैं चलो मिल गया, एक कंडीशन फुलफिल है। दूसरा कंडीशन देखिए, लोन कब लिया जाना चाहिए, 1/4/1999 के बाद। देखा जाए कि ये भी कंडीशन पूरा है, क्यों पूरा है, अब देखिए नहीं आप नहीं कह सकते पूरा है, क्योंकि देखिए यहाँ डेट नहीं दिया है, कहीं दिया है लोन कब लिया था, नहीं दिया था, तो ये 1999 के पहले का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा तीसरा कंडीशन, हाँ ये जो लोन देखिए यहाँ लिखा था ना, बनाने के लिए लिया गया है, ये जो लोन बनाने के लिए लिया गया है उसको कंप्लीट कर देना है 5 सालों में, यानी अगर आप लोन लिए हैं तो 5 साल के अंदर घर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ ऐसा कोई मैटर कुछ ऐसा दिया नहीं है। ये पहली बात कि ये कंस्ट्रक्शन के लोन है ही नहीं, ये लोन किस चीज़ में था, मेंटेन, तो यहीं से ये क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। और हाँ, आप जिसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को, फर्म को, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको अगर आप इंटरेस्ट रेट चुका रहे हैं 2 लाख, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा कोई डिटेल नहीं है, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, हम आप यहाँ नोट डाल दीजिएगा, क्या नोट डालेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह का कमी था इसलिए हम नोट नहीं डाले हैं, आप सुन लीजिए इसको। एक नोट यहाँ पे डाल सकते थे कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन इसको 30,000 ही मिलेगा, 2 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इन सब कंडीशन को क्या किया है, फुलफिल नहीं किया है, ठीक है। हम देखिए बार बार बोल रहे हैं, इनकम टैक्स के पेपर का मतलब है नोट्स, जितना नोट, वो गांधी जी वाला नोट नहीं, ये वर्किंग नोट, जितना भी आप नोट दीजिएगा उतना, जितना नोट दें उतना अच्छा, आपका आंसर उतना डिफरेंट और उतना अच्छा स्कोरिंग पेपर हो जाएगा, अच्छा नंबर आएगा। तो समझ में आएगा 30,000 क्यों नहीं है, मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000। अगर वो सब कंडीशन पूरा हो जाता तो इनको कितना मिलता है, मैक्सिमम 2 लाख, लेकिन यहाँ कितना मिलेगा, 30,000। तो 30,000 का 1/4, तो फाइनली हमको क्या निकला, 7500 का लॉस निकला। ये किसका निकला, ये हम लोग इस वाले पोर्शन का हिसाब हो गया, इस वाले पोर्शन का 1/4 का, जिसमें हम रहते थे, मिस्टर जेड रहते थे। अब आते हैं 3/4 का, 3/4 जिसको भाड़ा पे लगाते थे। अब बोलेगा सर ये घर का मकान का भाड़ा तो दिया नहीं था, तो हाँ इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास फेयर रेंट है, मतलब इन्होंने कितना भाड़ा लगाया ये एक्चुअल नहीं दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स है, छोड़ेगी तो नहीं, अगर आप नहीं बटेगा तो क्या करेंगे, वो मान लेंगे कि भाई हाँ इस मोहल्ले में या कोई पार्टिकुलर मोहल्ला है, उस मोहल्ले का जो म्यूनिसिपल, देखिए यहाँ म्यूनिसिपल है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ऐसा मतलब वहाँ का वैल्यू लगाया कि इस एरिया में जो भी मकान होगा उसका 1 लाख रुपया पर मंथ रेंट होना चाहिए। तो देखिए उसी 1 लाख रुपया से हम क्या करेंगे,
इसको चार्ज कर लेंगे। तो हम यहाँ मान लेंगे, देखिए फिर यहाँ एक नोट और बनता है, यहाँ पे एक नोट और बनता है कि हम यहाँ पे रेंट को यानी एक्चुअल रेंट को हम 1 लाख लिए, क्यों लिए, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया है तो हम क्या किए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो दिया गया रेंट का वैल्यू हम उसी को क्या किए, मान लिया। यहाँ एक नोट और दे सकते हैं। अच्छा, अब आइए यहाँ पे एक वर्ड है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएबी। एक्चुअली ये देखिए हम तो डायरेक्ट लिख दिए जीएबी 3/4 ऑफ किसका, 1 लाख का, 3/4 ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू 75,000, यानी हम ऐसा मान रहे हैं कि मिस्टर जेड को 75,000 रुपया साल में आया होगा इस 3/4वें हिस्से का, क्योंकि 1/4 में तो खुद रहते हैं। अब ये जीएबी एक्चुअली आता कैसे है, जीएबी डायरेक्ट नहीं आता है, इस क्वेश्चन में हम लिख दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं किया। जीएबी कैसे आता है, क्योंकि क्वेश्चन में डाटा नहीं था, अगर क्वेश्चन ऐसा आता तो हम कैसे निकालते। जीएबी के लिए क्या होता है, एमडी, एफआर, एसआर, एआर, तब जाके आता है कौन, जीएबी। अब यह है एमडी मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, एफआर मतलब फेयर रेंट जो कि दिया हुआ था, एसआर मतलब स्टैंडर्ड रेंट और एआर मतलब एक्चुअल रेंट। अब देखिए कैसे निकलता है, इन दोनों में पहले हाइयर देखते हैं जो इसका रिजल्ट आया, मान इसका रिजल्ट 1 आया। अब इनमें और इनमें क्या देखते हैं, लोअर देखते हैं। फिर इसका भी रिजल्ट मान लीजिए 2 आया, अब इसमें और इसमें क्या देखते हैं, हाइयर देखते हैं। तो हाइयर, लोअर, हाइयर, तो फाइनली जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, ना म्युनिसिपल वैल्यू है, ना फेयर, हाँ फेयर रेंट था, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, एक्चुअल रेंट नहीं है, तो जब ये चारों दिया रहता था तो हम जीएबी कैसे निकालते, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच इज हाइयर, फिर जो रिजल्ट आया उसका स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करते हैं, विच इज लोअर, फिर जो रिजल्ट आया उसका एक्चुअल रेट से कंपेयर करते हैं, विच इज हाइयर, हाइयर, लोअर, हाइयर, इधर याद रखिएगा एमडी, एफआर, एसआर, एआर। तो ऐसे करके तब फाइनली जब अमाउंट आता ना, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं था, एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान था आपका यहाँ पे, नहीं तो फिर आपको इतना मेहनत और इसको लिखना पड़ता और थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बड़ा हो जाता, आंसर बड़ा हो जाता। तो हम क्या किए, डायरेक्ट मान लिए यहाँ पे आप एक वर्किंग नोट फिर से आ रहा है क्या, कि यहाँ पे हम जीएबी को क्या किए, 75,000 ले लिए, 1 लाख का 3/4, क्योंकि ये बाकी डिटेल नहीं दिया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे 75 आ गया। अब सुनिए, अब इसके बाद क्या घटाते हैं हम लोग, म्युनिसिपल टैक्स। अब इसके म्युनिसिपल टैक्स के लिए भी एक लॉ है, ठीक है, क्या लॉ है इसके लिए, तो म्युनिसिपल टैक्स जो है वो पेड किया जाना चाहिए, मतलब आउटस्टैंडिंग नहीं कि हाँ बकाया है, ऐसा नहीं। अच्छा, ये भी एक बात है कि आप म्युनिसिपल टैक्स ऐसा नहीं कि आप जिस ईयर का बना रहे हैं उसी ईयर का नहीं, आप 10 साल का म्युनिसिपल, पीछे 10 साल या एडवांस 10 साल आप कितना भी म्युनिसिपल टैक्स पे करें वो सब डिडक्टेबल है। बस कंडीशन ये है कि पेड होना चाहिए, और दूसरा उसी में कंडीशन है पेड बाय ऑनर होना चाहिए, मतलब इसका भुगतान होना चाहिए, और भुगतान कौन करे, ऑनर। जैसे मान लीजिए मकान में जो भाड़ेदार है, अगर वो जो टेनेंट है, अगर वो टेनेंट मान लीजिए कि रेंट पे म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कौन किसके द्वारा पेड हो तो मिलेगा, ओनली ऑनर, सिर्फ बिजनेस का जो बिजनेस होता है, जो मकान का मालिक है उसके द्वारा पेड किया जाना चाहिए, और दूसरा ऑनर के द्वारा किया जाना चाहिए। अच्छा, किसी भी वर्ष का हो, 4 साल पीछे का हो, 4 साल आगे का हो, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, सिर्फ खाली 2 कंडीशन, म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड, दूसरा इट मस्ट बी पेड बाय ऑनर ओनली। ये 2 कंडीशन फुलफिल है तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए लिखा था म्युनिसिपल टैक्स, कहाँ गया, हाँ म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है, पेड बाय है ना, कौन, मिस्टर ही मतलब कौन, मिस्टर जेड, ही वाज पेड म्युनिसिपल टैक्स 50,000। अब देखिए फिर यहाँ पे एक सवाल है, 50,000 तो पूरे घर का है ना, ये पूरे घर का है। ठीक है, हम तो कितना पैसा आप कर रहे हैं, 3/4 का, तो इसमें से क्या करेंगे, 3/4 को ही हम इसमें से घटाएंगे। क्लियर है, 1/4 चला गया उस वाले में, रहने वाले में। इसके बाद क्या हम लोग घटाते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट। तो चूंकि इस क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है इसीलिए इसको हम छोड़ दिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसको माइनस कीजिए, क्या निकला, एनुअल वैल्यू। देख लीजिए यहाँ पे इसका एनुअल वैल्यू क्या था, नील था, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनुअल वैल्यू हमेशा नील होता है, लेकिन इसका एनुअल वैल्यू कितना आ गया, माइनस करके 37,500। अब आते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना कहा गया है, तो लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में कहा गया ये 30% दिया जाता है किसका, एनुअल वैल्यू का। तो देखिए 37,500 का 30% 11,250। ठीक है, और अब इसके लिए भी कुछ बातें हैं। क्या बातें हैं कि जब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है तो फिर किसी भी तरह का खर्चा नहीं मिलता है, जैसे फायर इंश्योरेंस, अदर एनुअल चार्ज, ये रिपेयर, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। देखिए नोट हमारे हैं ना, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, अदर एक्सपेंस ETC विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन सिंस स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड ऑलरेडी गिवन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है इसी एक्चुअली ये स्टैंडर्ड डिडक्शन इसीलिए दिया जाता है, नहीं तो क्या होता ना, कोई आता बोलता हमको इतना लग गया, हमको इतना लग गया, सब अपना खर्चा दिखाता और सारे प्रॉफिट क्या करता
लॉस में ले जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट बोलेंगे नहीं सुनो, किसी का नहीं सुनेंगे, 30% जाओ। अब 30% में तुमको जो करना करो, ज़्यादा लगा तुम्हारा गया, कम लगा तुम्हारा बचा, ठीक है। तो 30%। अब आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। याद कीजिए वही 30,000 वाला कंडीशन, 2 लाख तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये सब कंडीशन फेल है, तो मिलेगा 30,000। अब 30,000 में क्या था, 1/4 इसका पोर्शन था, 1/4 इसमें से घटा दिए। अब 3/4 इसका पोर्शन था, तो देखिए 30,000 का 3/4 22,500 इसमें से लेस कर दिए। तो फाइनली कितना आ गया 3750। और ये पॉजिटिव आया है, इसलिए यहाँ पे इनकम हुआ, यानी कि मिस्टर जेड को जिस घर को भाड़ा पे लगाए थे 3/4वां हिस्सा, उससे इनको प्रॉफिट है। और जिसमें खुद वो रहते हैं वहां से इनको क्या है 7500 का लॉस है। तो जब हमको क्या मांगा था, पूरे प्रॉपर्टी का मांगा था ना, पूरे प्रॉपर्टी का मांगा था, तो दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़े हैं, देख रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। तो दोनों को जब माइनस प्लस करेंगे तो नेट आंसर क्या निकला, लॉस निकला 3750। यानी एक पोर्शन से प्रॉफिट और दूसरे पोर्शन से हाँ लॉस निकल गया, ठीक है। यहाँ पे आपका इनकम आ गया, समझ गए, यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे इनकम हो गया। और जब दोनों को सम करेंगे तो फाइनली मेरा आंसर क्या निकला, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना 3750 रुपया, ठीक है। तो फाइनली कोई क्वेश्चन हम अच्छे से डील कर दिए। अब देखिए हम बोले थे नोट, तो यहाँ पे नोट हम 3 नोट हमारे हैं, क्योंकि थोड़ा सा जगह का मेरे पास इशू है, तो 1-2 नोट हमारे से आपको ऊपर से बता दिए किसके लिए। एक नोट बता दिए इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट इसको 30,000 मिला क्योंकि ये लोग कंडीशन फुलफिल नहीं किए। दूसरा नोट क्या बताए थे, कहाँ बताए थे दूसरा नोट बताए थे, कहाँ बताए थे, हाँ ये वाला, नहीं ये तो बता ही दिया ना, स्टैंडर्ड है तो ये नहीं मिलेगा। हाँ ये वाला बताए थे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना ले लिए 1 लाख का 3/4, क्योंकि यहाँ पे ये सब डाटा MB, FR, SR या म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट स्टैंडर्ड नहीं दिया रखा, तो माइनस हायर लोअर हायर करके निकालते हैं, ठीक है। तो फाइनली आई होप हम बहुत अच्छे से समझा दिए आपको टॉपिक, ठीक है। यानी इस लेवल का ये आपके एग्जाम कुछ क्वेश्चन है, और इसमें और भी ये जो चैप्टर है हाउस प्रॉपर्टी, इससे भी और भी बढ़िया क्वेश्चन सब आता है। लेकिन ये आपके 21 का क्वेश्चन था, तो ये इतना था, बाकी फिर क्वेश्चन आएगा अच्छा, फिर हम लोग डील करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आएगा। कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसका अगर फोटो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका हम फोटो क्लिक करके, आंसर का फोटो क्लिक करके, और क्वेश्चन का ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है उसका PDF से कट करके आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं BNME के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के BCom पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 जो कि है टैक्सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया है। ये आया है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, है ना, PGBP जिनको शॉर्ट में बोला जाता है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये इन चैप्टर से आया है, ठीक है। क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, शिवराज कुमार का कुछ खर्चा दिया हुआ है, कुछ इनकम दिया हुआ है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखिए जहाँ तक हम लोग जानते हैं PGBP में क्या होता है, पहले इसका थोड़ा सा थीम समझ लीजिए। थीम ये है कि कोई अकाउंटेंट, कोई बिजनेसमैन, मान लीजिए अकाउंटेंट को रखा, वो ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट जैसे हम लोग 11वीं क्लास से पढ़ते थे, फाइनल अकाउंट वो तैयार किया, वो प्रॉफिट निकाला। देखिए यहाँ प्रॉफिट निकाला है 77,250, ठीक है। वो बोला कि वो गवर्नमेंट के पास गया, बोला कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट है, ठीक है, आप इस पर हमसे टैक्स ले लीजिए। लेकिन क्या हुआ, गवर्नमेंट बोली कि नहीं, हम तुम्हारे एक एक खर्चे को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब उसको हम देखेंगे, और सिर्फ उन्हीं खर्चे को हम देंगे। मैंने कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको हम अप्रूवल देंगे, मतलब हाँ ठीक है तुम्हारा खर्चा ये सही है, जायज़ है। कुछ खर्चा ऐसा है जो हम नहीं देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, बेवजह मैंने इधर उधर का खर्च दिखा करके अपने प्रॉफिट को कम कर देते हैं, ताकि उनके ऊपर टैक्स का जो भार है वो कम हो जाए, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, जो इनकम टैक्स IT ऑफिसर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पूरे आपके द्वारा बिजनेसमैन के द्वारा दिए गए PN अकाउंट को फिर से रीअसेसमेंट करते हैं, उनको फिर से चेक करते हैं। और जो खर्चा, अब देखिए यहाँ 2 बातें आती है। पहला, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी है इनकम टैक्स के नज़र में, मतलब वो उसके लिए बेकार है। मैंने ऐसा इनकम टैक्स वाले को ऐसा लगता है कि आप ये खर्चा दिखा करके अपने प्रॉफिट को जानबूझ के कम कर रहे हैं, ताकि आपका टैक्स क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि है ना टैक्स सरकार को कम दे, जो कि सब बिजनेस में यही चाहता है कि भाई किसी तरह टैक्स बच जाए। तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको वो क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे खर्चे को वो क्या करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर वाले क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं ये हम नहीं देंगे, ठीक है, वापस से उसको प्रॉफिट में जोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट में घटा हुआ होता है, वापस उनको जोड़ देते हैं। कुछ इनकम ऐसा होता है जो क्या होता है, मान्य नहीं होता, यहाँ बोले नहीं ये इनकम हम यहाँ नहीं मानते। अब आप बोलिएगा कि इनकम टैक्स वाले इनकम को कैसे छोड़ देंगे, सही बात है, सही आपका सोच सही है, वो इनकम को छोड़ते नहीं है। सबके लिए हेड बना हुआ, आपको पता है 5 हेड है,
पांचों हेड बना हुआ है, 5 कैटेगरी बना हुआ है। कुछ इनकम ऐसा है जो यहाँ पे दिख रहा होगा लेकिन वो इस हेड का नहीं है, वो दूसरे हेड का आइटम है ना। हम तो इसलिए इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं इसको यहाँ से हटा दो और इसको वहाँ पे जाके ऐड कर दो, इसलिए वो यहाँ पे इनकम को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यानी समझ में आ गया। कुछ खर्चा ऐसा है जिनको वो नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ये खर्चा बेकार है, ये आप जानबूझ के दिखा रहे हैं, अननेसेसरी है। और कुछ इनकम ऐसा है जो कि क्या होता है, जो कि उनको लगता है कि नहीं ये इस हेड का नहीं है, किसी दूसरे हेड का है, तो उसको यहाँ से निकाल लो फिर वहाँ जाके उसको वापस से जोड़ लो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स में कभी इनकम को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, खर्चा को छोड़ सकते हैं लेकिन इनकम को कभी नहीं छोड़ेंगे वो। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे इसमें। हाँ, अब इसमें क्या होता है ना, कुछ रूल्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे पीजीपीपी चैप्टर। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, कौन से खर्चे को दिया जाता है, कौन से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, इनकम टैक्स में कोई लॉजिक नहीं। इनकम टैक्स में रूल, एवरीथिंग इज रूल, एवरीथिंग इज लॉ, लॉ इज एवरीथिंग। जो लॉ कहा है, अब लॉ बोलेगा भाई ये देना है तो देना है, लॉ बोलेगा ये नहीं देना है तो नहीं देना, बस इसमें कोई लॉजिक नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। ठीक है, जो कानून बोलती है वही करना है, क्योंकि यहाँ हम लोग टैक्सेशन एंड लॉ अकाउंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इनमें से कुछ खर्च ऐसा है जो मिलेगा, कुछ है नहीं मिलेगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो अब आप लोग देखते हैं। चलिए, अब देखिए खर्चा में जैसे क्या है, जनरल एक्सपेंस है, माने सामान्य खर्चा है। बैड डेट्स जो पैसा डूब गया उसको करते हैं बैड डेट्स प्रोविजन। डूबे हुए डेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, माने डूबेगा इसके लिए फ्यूचर में डूबेगा, इसके लिए पहले से पैसा निकाल लेते हैं। फायर इंश्योरेंस, स्टाफ को सैलरी दिया गया, डिस्काउंट ये दिया गया कस्टमर को। आर कुमार, ये आर कुमार कौन है, ये राजकुमार, ये जो है ना, ये राजकुमार, ये बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, हम शॉर्ट में इसको आर कुमार लिखे हैं। ठीक है, तो सैलरी टू आर कुमार ये भी। अब देखिए ये अपना सैलरी दिखा रहा है कि भाई हम सैलरी देते हैं। अब देखेंगे इनका क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ श्रीमती आर कुमार, देखिए ये अपनी वाइफ से लोन लिए होंगे, उस पर इनको क्या लगा है, इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, देख लेंगे इसको भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ आर कुमार, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीन पे डिप्रिसिएशन लगाया गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अभी इसके पीछे भी एक टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। जो एम्प्लॉय काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो एम्प्लॉय का कुछ हिस्सा और जितना उसका काटते उनके सैलरी में से कटता है, ठीक उतना अपने मतलब इनकम में से उतना निकाल के पीएफ कहीं पे साइड में जमा करते हैं। बाद में रिटायरमेंट के टाइम ये सारा पैसा जोड़ के विद इंटरेस्ट एम्प्लॉय को दिया जाता था ताकि उनका बाद का जो लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड हो सके। फिर देखिए इसके बाद क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, ये हुआ कौन, ये आपका हो गया कौन, वो जो गैम्बलिंग वाला होता है ना, जैसे क्रॉसवर्ड मानी पेपर में आता है ना क्रॉसवर्ड, वैसा मानी कोई पजल था आप सॉल्व किया, वहाँ से आपको ये देखिए 10,000 रुपया फंस गया। ठीक है, आ गया। इंटरेस्ट ऑन 7% NPC, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सब यहाँ से इंटरेस्ट आएगा। अब ये सब आपको फाइनली ये कितना दिखा रहा है, देखिए ये राजकुमार है, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कितना प्रॉफिट है, 77,250 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब इनकम टैक्स कितना इस पर सहमत होती है, देखते हैं आगे। आइए, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्या है, डिप्रिसिएशन अलाउड ऑन मशीनरी 6500। देखिए डिप्रिसिएशन, देखिए ये बोल रहा है कहाँ गया ना, ये बोल रहा है 8,000 दिखा रहा है, लेकिन इनकम टैक्स के द्वारा कितना अलाउड हुआ, 6500 हुआ। ये नहीं देख रहे हैं, ये ज़्यादा दिखा दिए हैं, इनको वापस से 1500 क्या करना होगा, प्रॉफिट में फिर से ऐड करना होगा वापस से। इनकम ऑफ 750 अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉट इनकम, देखिए हम बोले थे ना इनकम टैक्स इनकम को नहीं छोड़ती। देख लीजिए 750 रुपया वह इनकम है जो अक्रूड है बट नॉट रिसीव, मतलब अक्रूड हो गया है लेकिन उसका एंट्री इस इनकम में नहीं है, तो वापस से इसको जोड़ दिया जाएगा। देख लीजिए आगे एक जनरल एक्सपेंस है, ये देखिए यहाँ जनरल एक्सपेंस है, ये 5,000 कह रहा है, इनमें इस खर्चे में 1100 का एक खर्चा है जो किस लिए किया गया है, देखिए पार्टी ऑफ फ्रेंड है ना, ये जो मिस्टर आर कुमार है, ये अपने दोस्तों के साथ पार्टी किए होंगे और पार्टी में खर्चा किया 1100, वो खर्चा भी देखिए जनरल एक्सपेंस वो दिखा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हैं अब क्या समझ में आ गया होगा, इनकम टैक्स क्या बोलेगा, भाई खर्चा तुम्हारा है तुम जानो, हम नहीं जानते इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक खर्चा हो, ये किसमें शामिल है। ठीक है, अब आइए एक एडजस्टमेंट है डी। अब आइए इसमें क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कहाँ है, देखिए यहाँ कहाँ ये देखिए है ना, एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में शामिल है 4,000 रुपया स्पेंड ऑन नियॉन बोर्ड अफिक्स ऑन द ऑफिस प्रीमाइसेस। ऑफिस प्रीमाइसेस के आगे नियॉन बोर्ड, कोई तरह का बोर्ड होगा, होता है ना जैसे नाम वगैरह, जहाँ पे नाम दिखता है वो नाम लगाया गया, उस बोर्ड पे खर्चा किया गया 4,000 रुपया। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंक्लूड 1,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट फॉर द लास्ट पेपर ऑफ श्री आर कुमार बिल्डिंग। अब देख लीजिए आर कुमार के बिल्डिंग का पेपर खो गया, उसके लिए वो पेपर में मान लीजिए अखबार में मान लीजिए कि नोटिस दिए होंगे, हाँ भाई जिन भाइयों बहनों को हमारा पेपर मिले वो हमारे सेंटर मिले, ऐसा कुछ नोटिस दिए होंगे, उसमें 1,000 रुपये खर्चा।
अब आपको नहीं लग रहा है ये खर्चा उनका पर्सनल है ना, ये उनका पर्सनल भाई, आपके घर का खर्चा, आपके घर का कुत्ता खो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो उसके लिए जो आप खर्च किए, क्या वो बिजनेस को दिखाइएगा, इनकम टैक्स वाला क्या बोलेगा, ठीक है ले लो। ऐसा होता तो सबको यही करता, सब नहीं भी खोता तो खो देता, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा खर्चा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले एज यूजुअल हेडिंग देना है, हेडिंग हमेशा देना सीखे, हेडिंग मतलब हेड नहीं तो टेल नहीं, सीधा जाइए। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ मिस्टर आर कुमार फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। वहाँ देखिए 31 मार्च 2020 है, यानी ये 19-20 का सेशन है, प्रीवियस ईयर 19-20 हुआ, तो 20-21 क्या हो जाएगा इसका असेसमेंट ईयर, तो असेसमेंट ईयर आ गया बिजनेस, है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए सीधा क्या करें, एक बात बताइए, 77,250 प्रॉफिट को निकाला हुआ है, इसमें से बस कुछ खर्चा ऐसा है जो नहीं मिलेगा उसको जोड़ देंगे, कुछ इनकम ऐसा है जो यहाँ का नहीं है उसको घटा देंगे, ये नहीं करेंगे, बस सिंपल अप्लाई करना है बस ऐसे। सॉल्यूशन बहुत ईजी है इसका, बस खाली बस लॉ, हम क्या बोले, इनकम टैक्स इज ऑल अबाउट लॉ। लॉ याद है तो इनकम टैक्स बहुत ईजी है, लॉ नहीं याद है तो लॉजिक तो यहाँ काम करता नहीं, इसीलिए भारी है। चलिए तो देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिए कितना है 77,250, सबसे उठा लिए, ठीक है। अब देखिए कुछ क्या लिखा हुआ है यहाँ, देखिए हम ऐड करने जा रहे हैं किनको, उन खर्चा को जो डिस अलाउड है बट डेबिट टू पीएल, मतलब पीएल में ऑलरेडी डेबिट है लेकिन इनकम टैक्स के द्वारा वो मान्य नहीं है। अब बताइए उसको हम ऐड करेंगे लेस करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। 77,250 में कुछ ये सब खर्चा देख रहे माइनस होकर के है, यहाँ देखिए जीपी 1,10,000 था ना, 1,10,000 में ये सब माइनस होकर के और ये सब प्लस होकर तब निकला आता है। अब इसमें से कुछ खर्चा ऐसा है जो आपको नहीं देना है, उस खर्चे को वापस से क्या करेंगे, क्योंकि माइनस हुआ पहले से, तो हम उसको वापस से ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या खर्चा नहीं मिला, देखिए 1100 देख रहे हैं पार्टी, ये लोग पार्टी खर्च गया था, यहाँ पे था ना जनरल एक्सपेंस में 1100 रुपया शामिल है पार्टी का, तो देखिए पार्टी का नहीं मिला, क्यों भाई, आपका पार्टी आपका पर्सनल पार्टी है, अब पार्टी में हम पूरा 77,000 उड़ा देते हैं, तो क्या इनकम टैक्स आपको बोलता है ठीक है बाबू घर जाओ और घटे हमसे लेना, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो ये 1100 क्या हुआ, नहीं मिलेगा, देखिए बोला नहीं मिलेगा, जब तुम वापस से देखिए जोड़ दिया प्रॉफिट में। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसका भी नहीं दिया जाता। एक्सपेंस ऑन नियॉन साइन बोर्ड, ये नियॉन साइन बोर्ड इसका भी नहीं मिला, ये उनका अपना कोई होगा पर्सनल कुछ ऐसा, वो भी नहीं मिला, 4,000 रुपया। एडवर्टीजमेंट फॉर लॉस्ट पेपर, ये देखिए बोले थे ना उनका पेपर खो गया, उसके लिए वो ऐड करवाया, वो उनका खर्चा है, जाने वो इनकम टैक्स वाला भाई सब खर्चा हम नहीं देंगे, ठीक है। सीधा जानिए ना कि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो जेन्युइन एक्सपेंसेस है, जो आपका नॉर्मल है, ठीक है, उतना तक इनकम टैक्स मानेगा। उसके अलावा आपका पर्सनल है, इनजेन्युइन है, जो आप आउट ऑफ द स्कोप है, जहाँ 2,000 लगना था वहाँ 2 लाख है, तो ये सब कभी इनकम टैक्स कभी नहीं मानता है सबको। फिर आइए सैलरी ऑफ आर कुमार, ये देखिए सैलरी भी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, सैलरी जो प्रोप्राइटर का सैलरी होता है वो भी इनकम टैक्स में डिडक्टेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट, ये देखिए एक्चुअली क्यों ये दोनों पैसा, ये जो 5,000 ये दोनों किसको जा रहा है, आर कुमार को जा रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या करता है, जितना भी बिजनेसमैन वो सब क्या करते हैं, सारा पैसा को दिखा देते हैं, हम सैलरी लिए, हम इंटरेस्ट लिए, और 4 पार्टनर बना देते हैं, कहते हैं उनको सैलरी दिए, ऐसा करके ना सारा इनकम टैक्स वाले के इनकम टैक्स की नज़र के सामने सारा प्रॉफिट लेके चल जाते हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता। नहीं मिला, आगे देखिए एक्सेस डिप्रिसिएशन बोले थे, यहाँ देखिए इन्होंने डिप्रिसिएशन लिखाया 8,000, लेकिन इनकम टैक्स वाला कितना बोले, इनकम टैक्स ऑथोरिटी वाले कितना अप्रूव किए 6500, बोले नहीं भाई 8,000 नहीं देंगे, 6500 देंगे, बाकी सारा पैसा है वो फिर से ऐड करो, वो इनकम है, ठीक है। देखिए फिर से इनका ऐड हो गया, तो फाइनली 17,000 में इतना 17,600, देखिए वो खर्च है जो खर्च इन्होंने घटाया था, लेकिन इसका इनको रिडक्शन नहीं मिला। अब आते हैं, अब देखिए कुछ इनकम ऐसा है जो अक्रू है बट क्रेडिट नहीं हुआ, यानी बोले थे ना ये 750 रुपये, देख लीजिए ये 750 रुपये वह इनकम है जो इनकम है लेकिन पीएल में वो नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो आया नहीं है, या हो सकता है उसका अकाउंटिंग छूट गया हो। तो देखिए उनको इनकम टैक्स वाले क्या किए, मान लिया तो भाई इसको तो पहले पकड़ लेंगे, भाई इनकम है आने दो, देखिए जोड़ लिए ना, अभी तक ये देखिए बेचारे आर कुमार बेचारे 77,000 बोल रहे थे, यहाँ तक पहुँचा दिए, कहाँ लाख से टच होने वाले 95,000 बोले नहीं तुम बेवजह खर्चा दिखा दिए हो, नहीं चलेगा इतना। देखो अब आइए अब यहाँ लेस करेंगे, अब बोले ना कुछ इनकम, अब देखिए इनकम टैक्स वाले इनकम कभी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, सुन लेते हैं इनकम को, लेकिन यहाँ भी इनकम को लेस कर रहे हैं। क्यों लेस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए नहीं कि वो क्या कहते हैं आर राजकुमार के आर कुमार है, उससे मतलब नहीं है,
ये इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ इनकम ऐसा है जो इनकम यहाँ का नहीं है, मतलब इस हेड का नहीं है, वो किसी और हेड का है। 5 हेड था ना, वो जैसे हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीवीपी, अदर सोर्स, सैलरी। तो ये जो हेड है, ये विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड या इंटरेस्ट फ्रॉम, ये सब किसी और हेड का है, इसीलिए उसको यहाँ से क्या किया, निकाल दिए। और फिर जब उस चक्कर में जाएंगे, यानी कि जब इनका पूरा इंडिविजुअल, जब पूरा टैक्सेशन होगा, इनके पूरा क्या होता है, वो कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल टैक्स लायबिलिटी जब निकाला जाएगा, तब इसको क्या किया, जब जीपीआई ग्रॉस टोटल इनकम निकाला जाएगा, तब वहां से क्या किया जाएगा, इस सारी इनकम को आगे जाके दूसरे हेड में जोड़ दिया जाएगा, इसलिए यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, है ना, इस हेड में इसका टैक्सेबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ से क्या किया, लेकिन ये पीएल में क्रेडिट है, इसीलिए इसको यहाँ से क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। तो ऐसा इनकम देखिए स्टार लगाया है, विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल, ये इनकम यहाँ का नहीं, कहाँ का है, आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये कहाँ का है। ठीक है, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन एनपीसी, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट। ठीक है, ये कहाँ का है, ये अदर सोर्स है। ठीक है, तो ये इनकम इस हेड का नहीं, किसी दूसरे हेड का, अदर सोर्स का, इसलिए इसको क्या किया गया, वापस से लेस कर दिया गया, क्योंकि ये प्रॉफिट में जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसीलिए इनको वापस किया गया। तो फाइनली कितना आ गया, 84,600, यहाँ तक इनका फाइनल इनकम बना। अब एक बात इसमें यहाँ छुपा हुआ है क्या, देखिए ये जो यहाँ पे था ये 4,000 का जो बोर्ड था, ये रहा 4,000 बोर्ड था। एक्चुअली ये जो नियॉन बोर्ड था ना 4,000, ये देखा जाए कि 4,000 का बोर्ड ये एसेट है, एक तरह से देखा जाए तो क्या है, ये फिक्स एसेट है। अब भाई बोर्ड लगाया है दुकान के बाहर, तो वो बोर्ड क्या है, एक दिन तो नहीं, एक साल थोड़ी, एक साल से ज़्यादा दिन रहने वाला है। तो इस बोर्ड का क्या किया गया, इस बोर्ड को नहीं दिखाया गया, बल्कि आपको पता है फिक्स एसेट को कभी पीएल में नहीं दिखाते हम लोग, लेकिन ये बाबू साहब दिखा के रखे थे, है ना। तो इसलिए क्या किया, इनको बोर्ड का नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ, इनको डिप्रिसिएशन, देखिए इनको यहाँ पे डिप्रिसिएशन मिला। देखिए यहाँ पे है ना, बोर्ड का खर्चा जोड़ दिया गया 4,000 रुपया, इनको बोर्ड का नहीं मिला, क्योंकि एसेट को ही दिखा दिए थे, गलती था, एसेट को पीएल में दिखा दिए, जबकि एसेट बैलेंस शीट पे जाने का आइटम है। तो यहाँ से इनको क्या किया, वापस गलती सुधारा गया ऐड करके, लेकिन इस पर डिप्रिसिएशन जो है वो 10% लगाएगा। 10% क्या, ये मेरे मन से नहीं है, वो लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा इस पर कितना फिक्स एसेट के ब्लॉक, फर्नीचर ब्लॉक में 10, जबकि फर्नीचर का ब्लॉक है 10% का, उसके अनुसार ये नियम बोर्ड आता है, इस पर कितना 10% का डिप्रिसिएशन लगाया गया, कितना 4,000 का 10%। तो फाइनली कितना आ गया, फाइनली आपका 400 रुपये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए 84,600 माइनस 400, फाइनली इनका कितना इनकम बना, 84,200। ठीक है, ये इनका इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो देख लीजिए कहाँ थे वो, 77,250। ठीक है, 77,250, और क्या हुआ, इसमें सारा खर्चा को ऐड लेस करते करते कहाँ इनका फाइनल इनकम कितना है, फाइनल इनकम इनका 84,200 आया। ठीक है, ये आपका फाइनली इनकम आया। ठीक है, तो क्या समझे, हम लोग इतना जान गए कि इनकम टैक्स के अनुसार क्या होता है, पीएल जो अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है, उस पीएल में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो खर्चे इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव नहीं किए जाते, तो हम उनको वापस से ऐड कर देते हैं क्योंकि वो पहले से माइनस हुए होते हैं। और कुछ इनकम ऐसे होते हैं जिनको हम लेस कर देते हैं क्योंकि वो इस हेड के नहीं बल्कि वो किसी और हेड के होते हैं। तो फाइनली इस प्रॉफिट में ऐसे कोई खर्चे को ऐड करके या फिर इनकम को लेस करके फाइनली लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट आता है, ये रहा 84 जगह से, ये रहा वो प्रॉफिट जो इनकम टैक्स के द्वारा माना जाएगा कि मिस्टर आर कुमार का जो बिजनेस इनकम है वो कितना है, 84,200 है। और फाइनली इस इनकम पर इनको क्या लगेगा, ये जो इस हेड का इनकम हो, इसी तरह सब हेड का निकाला जाता है, लास्ट में टोटल दिया जाता है, उसको हम जीपीआई ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। फिर इसमें से कुछ डिडक्शन होता है, तब करने के बाद लास्ट में फाइनल टैक्स आता है, फिर इसमें टैक्स लगाया जाता है। तो ये पूरी कहानी है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और ये जो इसका जो आपको फोटो है, एज यूजुअल सारा फोटो, इसका बोर्ड का फोटो, क्वेश्चन का फोटो, सारा आपको अच्छे फॉर्मेट में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 जो है टैक्सेशन के क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं इस वीडियो में ये इस क्वेश्चन में ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है, कौन से टॉपिक से आया है। तो ये आया है, देख लीजिए आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये देखिए ये आया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, जो कि आपका जैसे हम बताए थे पिछले वीडियो में 4-5 हेड होते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट यानी पीजीवीपी, फिर आपका एक अदर सोर्स, ये एक अदर सोर्स हो गया, और एक हो गया कौन,
आपका सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, है ना। तो देखिए ये किससे आया, आपका आया है सबसे लास्ट, जिसको हम रेसिडुअल हेड बोलते हैं, यानी कि ये जो 5 हेड होते हैं ना, तो जब किसी व्यक्ति का इनकम जब बाकी के ऊपर के चारों हेडों में ना आए, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ रहा हो, कैपिटल गेन में नहीं आ रहा हो, पीजीबीपी में नहीं आ रहा हो और इसमें सैलरी में नहीं आ रहा हो, तो लास्ट में वो इनकम कहाँ चला जाता है, अदर सोर्स में, ठीक है। कहने का सीधा मतलब है कि इनकम टैक्स वाले आपको छोड़ेंगे नहीं, कहीं जब नहीं बचेगा उनके पास एक लास्ट सोर्स है, कौन, इनकम अदर सोर्स। अगर आप बोलिए कि हाँ हम जा रहे हैं, नहीं 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 ये रहा अदर सोर्स, आ जाओ इसमें, है ना। तो यानी कि आपका जो इनकम बाकी सभी हेड में ना जाए, फाइनली किस में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर ये है, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं, इसमें कुछ प्रोविजंस आपको याद रखना होता है कि कौन से इनकम को हम लेते हैं और कौन से इनकम को नहीं लेते, यानी किस इनकम में गवर्नमेंट या इनकम टैक्स मान लीजिए मैंने एग्जाम किया है कि हाँ इसको माफ है या फिर इसमें कुछ परसेंटेज माफ है, ठीक है। बस इसको खाली ध्यान रखना होता है। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसका क्वेश्चन भी बहुत है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं रहता। जैसे आपका हाउस प्रॉपर्टी में देखे थे, सैलरी में तो खैर ट्विस्ट ही ट्विस्ट है, इसमें उतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं रहता। बस इसमें खाली देखना है किसको लेना है किसको नहीं लेना है, एकदम सिंपल। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इनकम वाज अर्न बाय मिस्टर राम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920, है ना। 2019-20 में मिस्टर राम के द्वारा ये सब देखिए इनकम कमाया गया है, ठीक है। क्या क्या इनकम देखिए, इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस, विदेश में कोई बिजनेस था उससे इनकम इनको आया। इनकम फ्रॉम ब्रोकरेज इन प्रॉपर्टी डीलिंग, है ना, प्रॉपर्टी का डीलिंग किया है उससे इनको क्या आया, उनसे इनको क्या गया, इनकम आ गया, ठीक है। फिर इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस, पीओए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलाया गया था, वहां से इनको इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, बैंक में एफडी वगैरह होगा उनसे इंटरेस्ट आया। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कोई विदेशी कंपनी है उनसे इनको डिविडेंड में लाभांश आया। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, घुड़दौड़, यानी ये जो थोड़ा बड़े लोगों का जो गेम होता है ना, घोड़ा घुड़दौड़, लॉटरी, पजल्स, है ना, क्रॉसवर्ड, ये सब इन सब से, तो वहाँ उसी में से क्या है, हॉर्स रेस, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ये क्या है। इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटी, कहीं पे शेयर में पैसा लगाएंगे वहाँ से आ गया। रेंट फ्रॉम सबलेट हाउस, सबलेट हाउस क्या होता है, आप मकान पे भाड़ा लिए, ठीक है, और फिर आपको किसी को भाड़ा पे दे दिए, मतलब भाड़े पे भाड़ा, समझ रहे हैं ना। जैसे आप भाड़ा पे लिए और फिर आप किसी को भाड़े पे दे दिए, तो एक जो हम लोग भाड़ा पे देते हैं उसको बोलते हैं लेट आउट, और जब किसी को दे दिए, यानी आप खुद टेनेंट हैं और किसी को दे दिए, तो होता है सबलेट। लेट इसके ऊपर फिर से लेटिंग ऑन लेटिंग कर सकते हैं आप, सबलेट एक वर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए वही इनको आया उससे, और इस बीच यानी कि ये जो रेंट आया ना उस पर कुछ खर्च है, क्या है, अदर एक्सपेंस है, किस पर, सबलेट पर, और फिर रेंट पेड किया गया अगेंस्ट सबलेट पर। मतलब सीधा जानी ना, हम एक मकान लिए भाड़ा पे, उस मकान को फिर हम किसी को भाड़ा पे दे दिए, ठीक है। तो ये भाड़ा हम जिससे भी, हम मान लीजिए हम आकाश कुमार है, हम मान लीजिए किसी सुमित कुमार को हम ये एक मकान हम भाड़ा पे लिए, किससे, मान लीजिए हम कोई आरुष राज है, उससे कोई मकान लिए, ठीक है। वो मकान मान लीजिए हम किसी शुभम है उसको मान लीजिए भाड़े पे दे दिए, तो हम, मेरा आरुष राज मेरा लैंडलॉर्ड हो गया, हम उनको रेंट पे करते हैं, ठीक है। और शुभम जो मेरा टेनेंट हो गया, ठीक है, अपने सॉरी जो मेरा, हम शुभम के लिए हम लैंडलॉर्ड है, मेरे लिए आरुष लैंडलॉर्ड है। तो ये क्या था, हाँ, तो हमको देखिए ये सीधा जाने, ये हमको शुभम से आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सबलेट में कुछ खर्चा हुआ, यानी कि हम जिसको भाड़ा पे दिए उसमें कुछ खर्चा है, और यहाँ पे हम भी क्या किए, रेंट पे किया है, किसके, शुभम के बिहार में आरुष को। तो मतलब ये सीधा सीधा जानिए, भाड़ा पे हम लिए, भाड़ा पे हम किसी को दिए, तो उसका ये इनकम है और ये उसके रिगार्डिंग जो खर्चा है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन था, और आपसे क्या मांगा, आपसे मांगा कि आपको निकालना है क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बताइए कि मिस्टर राम के द्वारा अदर सोर्स में कितना इनकम कमाया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन को। देखिए सबसे पहले हेडिंग दे देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और ऐड करना था इसमें, अब इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं, और मिस्टर कौन था, मिस्टर राम, यहाँ पे ना, यहाँ पे आप ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ मिस्टर राम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। याद है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या बताया था, प्रीवियस ईयर 2019-20 है, तो उसके जस्ट आगे वाले उसके बाद वाला जो ईयर होता है वो असेसमेंट ईयर कहलाता है, यानी जिस ईयर में आपका टैक्स लगता है उसको असेसमेंट बोलते हैं, और जो जिस इनकम पे टैक्स लगता है उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं, पिछला गत वर्ष। अब देखिए बस बोले ना, इसमें सिर्फ ये देखना होता है कौन टैक्सेबल है कौन नहीं है। तो देख लीजिए विदेश से आया हुआ इनकम टैक्सेबल है, ठीक है। ब्रोकरेज से आया, प्रॉपर्टी डीलिंग से, ये भी क्या है, इसका इनका अदर सोर्स में ये भी टैक्सेबल है। हाँ ये देखिए इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये देख लीजिए ये एग्जाम्प्ट होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के द्वारा आया हुआ इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट जो है वो क्या होता है, वो आपका एग्जाम्प्ट होता है, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स रूल। तो ये आपका माफ हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, हाँ
फिर क्या है, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी से इनको डिविडेंड आया, ये भी है। यही इंडियन डोमेस्टिक कंपनी होती है, एग्जाम्प्ट होता है ना। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 4000, ये भी टैक्सेबल है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, आपके सवाल में ट्विस्ट नहीं है लेकिन थोड़ा जान लीजिए। अगर यहाँ पे लिखा रहता ग्रॉस, अगर यहाँ ग्रॉस लिखा रहता तब फिर हम लोग ऐसे नहीं लिखा, तब हम लोग डायरेक्ट नहीं लिखा, हम लोग क्या करते, हम लोग 4000 का ऐसे करते, 4000 इंटू 100/70। बोलिए ऐसा क्यों करते, क्योंकि कहीं भी आप कोई मतलब हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड, पजल, कोई भी तरह का जो गैम्बलिंग होता है, कहीं से आप जैसे आपको कोई लॉटरी फंस गया, कुछ भी, वो जो इनकम आता है तो उसमें आपका 30% टैक्स काट के मिलता है। वो आपके हाथ में जो इनकम आता है वो 30% काट के आता है। तो अभी अगर यहाँ ग्रॉस लिखा होता, इसका मतलब ये क्या है, ये काट के हमको क्या करना होता, हमको इसका ग्रॉस निकालना होता है ना। यानी ये खुद में 70% है, तो हमको क्या करना होता, 70 से भाग करके इसका वो अमाउंट निकालना पड़ता, कितना अमाउंट आपको आया वो अमाउंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया हम, यहाँ पे ऐसा नहीं किया, ठीक है। इसलिए यहाँ ग्रॉस लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या हो गया आपका, ये डायरेक्ट हो गया 4000 विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, ठीक है। चलिए इसको हटाइए। अब ये कौन था, हाँ, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये भी टैक्सेबल हो गया। अब देखिए यहाँ पे है ना, इनको बताया कि रेंट आया, किससे, सबलेट से आया, भाड़ा पे भाड़ा लगाने से 20,000 रेंट आया। इस 20,000 को कमाने में या इनको एक्स्ट्रा खर्च क्या लगा, अदर खर्च लगा 10,000, 6,000 का जो माइनस हो जाएगा, इसी में से 20,000 में से रेंट है 10,000 का, ये भी क्या होगा, इसी में से माइनस। तो फाइनली इनको जो सबलेट से इनकम आया वो कितना आया, 4,000 में। इसको इस प्लस आपको दिखाना है ना, इनर कॉलम में माइनस करके तब दिखाना है। तो बस फाइनली सबको जोड़ दीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 1,53,000। ये क्या निकला इनका, ये निकला आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। ये आप इंस्टाग्राम पे निकला। अब देखिए जैसा हम आपको बोलते थे हमेशा कि टैक्स मतलब नोट, आप जितना नोट्स दें आपका आंसर उतना इंप्रेसिव होता है और इतना स्कोरिंग होता है, नंबर कटने की संभावना कम होती है। अब आप देखिए इसमें आप, अब देखिए ऐसा नहीं है कि नोट्स बोले हैं तो नोट्स हर सवाल में देना ही है या होता ही है, हो सकता है कभी कभी कोई ऐसा सवाल जिसमें आपका नोट्स ना बन पाए। अब जैसे देखिए यहाँ इस सवाल में, इस सवाल में आप नोट्स एक ही इसके लिए दे सकते हैं, क्या, पोस्ट ऑफिस सेगमेंट के लिए कि ये एग्जाम होता है, आप नीचे में एक नोट करके दे सकते हैं कि हाँ ये जो इनकम है इस पर क्या है, एग्जाम का, हम तो यहाँ लिख दिए इसलिए नीचे नोट नहीं दिए। फिर क्या, फिर किस पर, नहीं इसके बारे में लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ ग्रॉस नहीं लिखा हुआ इसलिए हम लोग इसका ग्रॉसिंग नहीं किए, या फिर रिसीव्ड वर्ड नहीं लिखा हुआ इसलिए हम लोग क्या किया, इसका ग्रॉसिंग नहीं किए, ठीक है। डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं लिए बस। और इसका हाँ, ये जो देख रहा है ना, यहाँ पे अगर हम चाहते तो सीधा रेंट दिखाते या इनकम दिखाते और सीधा 4,000 में दिखाते, बाकी सारा काम वर्किंग नोट में करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ कर दिए तो फिर अब यहाँ नोट की आवश्यकता फिर यहाँ नहीं है। बस बाकी इस क्वेश्चन, ये देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कोई टॉपिक अब नहीं है जहाँ पर नोट्स दे पाए, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं कि हर सवाल में नोट्स हम, हाँ आप, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप कोशिश करें कि नोट्स अगर है तुम दे, नहीं है तो चलिए कोई नहीं। अब देखिए कितना इजी सवाल है, ठीक है। बीएनए में आपसे बहुत ज़्यादा बहुत वास्ट सवाल नहीं पूछता, लोग कहते हैं टैक्स भारी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, टैक्स है, क्योंकि प्रोविजन आपको याद रखना होता है, उसमें रूल याद रखना होता है, क्योंकि सारा, क्योंकि देखिए अब यहाँ देखिए ये एग्जाम्प्ट है ना, ये एग्जाम्प्ट है, कोई एग्जाम नहीं है, कोई टैक्सेबल है, तो बस यही दिमाग में रखना होता है कौन एग्जाम्प्ट है कौन टैक्सेबल है, ये दिमाग में रखना होता है, ठीक है। तो लेकिन सवाल जो आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, ट्रस्ट में बहुत इजी सवाल आता है, एकदम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डीपली नहीं आता, बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न एंड ट्विस्ट नहीं आता, सिंपल सवाल आता है। बस वो बड़े बेसिक जो टॉपिक है, जो मेन वीवीआई टॉपिक है, बस उसी सबसे सवाल आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में आपका नहीं रहता, ठीक है। इसलिए कभी भी इस पेपर से बिल्कुल नहीं डरिए। ये भी आपका एकदम बेचारा, आप बेवजह इसको भी, ये आप लोग से बेचारा डर रहा है, ठीक है। बाकी जैसे कॉस्ट है, मैनेजमेंट है, इस तरह ये भी है अच्छे से, ठीक है ना। आई होप आप सब समझ में आया होगा। जहाँ कोई डाउट होगा आप कमेंट में बॉक्स में डाल कर पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं दिख रहा तो क्वेश्चन का आपको जो क्वेश्चन का एग्जाम फॉर्म का जो है क्वेश्चन पेपर है ना, लाइक दिस, ठीक है। इसका आपको फोटो, ठीक है ना, आपकी कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका जो बोर्ड पे जो ये लिखा हुआ है, ये जो, ठीक है, इसका भी आपको फोटो अगर नहीं दिखा हुआ तो फोटो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने वाले हैं बीएनएमयू के द्वारा पूछे गए वर्ष 2021 के बीकॉम पार्ट 3 के पेपर नंबर 7 जो है टैक्सेशन एंड लॉ अकाउंट्स के क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एज यूजुअल क्या है, ट्रू और फॉल्स, सही एवं गलत। अब देखिए इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है कि इसमें सिर्फ हम लोग ट्रू फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू फॉल्स के साथ साथ हम ये देखेंगे क्यों सही है क्यों गलत है, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। क्या सही है, नहीं। क्यों, टैक्स दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल जैसे जीएसटी हो गया। किसे कहते हैं, जैसे देखिए जो टैक्स किसी व्यक्ति के ऊपर लगाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष पे, है ना, जैसे आकाश कुमार, ठीक है, अगर डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं वो किसी व्यक्ति के नाम पे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स।
और जब किसी वस्तु पे लगाया जाता है, अब जैसे ये पेन है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, हम इसके ऊपर टैक्स, अब ये वस्तु आकाश खरीदेगा तो आकाश पे करेगा, सुमित खरीदेगा सुमित पे करेगा, ठीक है, जो खरीदेंगे वो पे करेंगे, इसीलिए इनका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके ऊपर लगाया गया टैक्स है इनडायरेक्ट। और किसी व्यक्ति यानी आकाश, आरुष, मोहन, सोहन, राम, है ना, इसके ऊपर लगा रहा है तो वो कैसा कहा जाता है, डायरेक्टली किसी व्यक्ति पे लग रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लग रहा है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो आपका ये इनकम टैक्स है वो कैसा टैक्स है, वो आपका डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इसलिए गलत है। दूसरा, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 31 मार्च एवरी ईयर, फ्रॉम का छूट गया है, ठीक है। असेसमेंट ईयर कह रहा है कि स्टार्ट होता है 31 मार्च से। पहली बात जान लीजिए, कोई भी ईयर असेसमेंट हो चाहे प्रीवियस हो, दो तरह का ईयर होता है। असेसमेंट ईयर कोई भी स्टार्ट नहीं होता 31 पे वो खत्म होता है। अगर ये क्वेश्चन होता कि स्टार्ट असेसमेंट एंड्स ऑन 31 मार्च तो ये सही हो जाता। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल होता तो ये सही हो जाता। 31 मार्च तो कहीं से पॉसिबल नहीं, इसलिए ये भी गलत है। अब यहाँ जान लीजिए असेसमेंट ईयर क्या होता है, एक और ईयर है कौन, प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई इनकम कमाए, जैसे 2019-20 में, ठीक है, ये इनकम 2019-20 पे इस पर जो टैक्स लगाना होता है वो कब लगता है, 2020-21 यानी अगले साल। तो ये जो ईयर है इसको बोलेंगे प्रीवियस ईयर यानी गत वर्ष, और ये जो ईयर है इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर यानी कर वर्ष होता है इंग्लिश में, जहाँ हम यानी आप 2020-21 में जो टैक्स लगा रहे हैं वो कौन से इनकम पे, 19-20 की इनकम पे लगा रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर कहलाएगा, ये असेसमेंट ईयर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात ये नहीं था, बात था कि कब खत्म होता है, कि चाहे दोनों ईयर हो, प्रीवियस हो चाहे असेसमेंट हो, दोनों ही शुरू होता है, कब से शुरू होता है, ये 1 अप्रैल से। यहाँ लिखते हैं ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 अप्रैल 2019 तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020, है ना, ये ऐसा। तो कभी भी ये शुरू तो नहीं हो सकता ना, स्टार्ट लिखा शुरू तो कभी नहीं, शुरू कभी जब हुआ अप्रैल से, यहाँ मार्च से, गलत हो गया। अब ये क्या कर रहा है, फॉर द इनकम टैक्स पर्पस द टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, बिल्कुल सही। होता क्या है, ये राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है, ये राउंड ऑफ में एक्चुअली 2 एफ हो जाता है। हाँ, राउंड ऑफ में क्या होता है, राउंड ऑफ का मतलब होता है क्या, राउंड ऑफ मतलब जैसे सपोज मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का टैक्स इनकम, मान लीजिए वो जैसे किसी का टैक्स निकाले, ठीक है, टैक्स निकाले तो टैक्स मान लीजिए ऐसा आ रहा है, ठीक है, एक मान लीजिए सपोज आ रहा है 3,06,288 रुपया, देख लीजिए। अब क्या होता है, ये जो 88 रुपया आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये 88 रुपया इसको राउंड कर दिया जाता है, मतलब 10 के मल्टीपल में, यानी 88 है इसको कितना कर दिया जाएगा, इसको 90 कर दिया जाएगा, है ना। अगर ये 81 होता, तो इसको कितना कर दिया जाता, 80 हो जाता है, मतलब 10, 80 या 90, सीधे 10 को मैंने समझिए ना आपको, अगर 5 से नीचे रहा तो 5 पीछे हो जाएगा, 5 से आगे रहा तो 5 आगे हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब अगर 81 रहा तो वो 80 हो जाएगा, है ना, और अगर 86 रहा तो वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमेशा क्या करता है, इनकम के पीछे में सबसे लास्ट का जो 2 डिजिट, मतलब लास्ट का जो डिजिट वहाँ पे 0 लाना होता है, एनी हाउ, ठीक है, इसीलिए बोला मल्टीपल ऑफ 10। हमेशा इनकम टैक्स जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, जब भी किसी का टैक्स निकालती है तो उसके इनकम को राउंड अप कर देती है, मतलब 10 के मल्टीपल में ले आती है, मतलब उसको ना लास्ट में कभी भी उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखेगा, 0 दिखेगा, उसको बोलते हैं राउंड अप करना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टोटल इनकम किस में किया जाता है, 10 के मल्टीपल में राउंड किया जाता है, बिल्कुल सही, ये सही है, 10 के मल्टीपल में किया जाता है, ठीक है। अब आइए अगला, A non-resident is one who get income in foreign। कह रहा है नॉन रेसिडेंट कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंट वो होते हैं जो फॉरेन में क्या करते हैं, इनकम गेट करते हैं, ठीक है। तो नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं होता है, हो सकता है यहाँ का जो रेसिडेंट है, जो यहाँ का निवासी है, वो फॉरेन में इनकम रिसीव कर रहा है, तो वहाँ तो क्या हुआ, ऐसा तो नहीं फॉरेन इनकम हो गया, नहीं। नॉन रेसिडेंट है इज वन हु गेट इनकम इन फॉरेन। नॉन रेसिडेंट यहाँ क्या बोल, यहाँ बोल रहा है कि एनआरआई वो है जो फॉरेन में इनकम रिसीव करता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एनआरआई या आरआई वो डिपेंड करते हैं दो कंडीशन और एडिशनल 2 कंडीशन, है ना। 182 डेज वाला कंडीशन होता है कि अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर अगर बढ़ रह गए तो रेसिडेंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन और है, फिर 2 एडिशनल कंडीशन है। ये सारे कंडीशन को फुलफिल करने के बाद पता चलता है जब दो बेसिक कंडीशन अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एनआरआई कहलाते हैं। एनआरआई होना और आरआई होना इनकम पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है, मतलब वो कितने दिन इंडिया में रह रहे हैं उन सब बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका ये मतलब ये जो कह रहा है कि नहीं फॉरेन में इनकम रिसीव किए तो वो नॉन रेसिडेंट हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। ऐसा बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इंडिया के रेसिडेंट हैं लेकिन फॉरेन में इनकम रिसीव कर रहे हैं तो वो
रेसिडेंट कहलाते हैं। बहुत ऐसे हैं जो फॉरेन के हैं, वो इंडिया में हैं तो भी वो नॉन रेसिडेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकम डिसाइड नहीं करता कौन आरआई है कौन एनआरआई है, कौन डिसाइड करता है, रेसिडेंशियल स्टेटस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, मनी रिसीव फ्रॉम लीव सैलरी ऑन रिटायरमेंट एम्प्लॉयज आर टैक्स फ्री ऑफ ऑल फॉर ऑल रिटायरिंग एम्प्लॉय, गलत है ना, सभी के लिए नहीं, सिर्फ किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, याद रखिएगा, सिर्फ सरकारी जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए क्या है, टैक्स फ्री है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल है। क्या है, तो लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होता है, जब जॉब से रिटायर होने पर या जॉब को रिजाइन करने पर जो आपको अमाउंट मिलता है, ठीक है, जो इन कैश में जो आपको अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं लीव सैलरी, मनी रिसीव फ्रॉम लीव सैलरी। तो लीव सैलरी से रिटायरमेंट के टाइम आया हुआ पैसा टैक्सेबल होता है, किसके लिए, नॉन गवर्नमेंट वाले के लिए, और फ्री होता है किसके लिए, गवर्नमेंट वाले के लिए। यहाँ इस क्वेश्चन में बोला था सभी के लिए क्या होता है, टैक्स फ्री, तो गलत है, नहीं सभी के लिए नहीं होता, ठीक है। सब टेनेंट, सब टेनेंट को कहा जाता है सिक्मी टेनेंट, है ना, सही बात है ये, ठीक है, सही है, इसको कहा जाता है। अब ये सब टेनेंट कौन होते हैं, सब टेनेंट जैसे मान लीजिए कोई एक मकान है, मकान है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जहाँ पे सबलेटिंग वाला टॉपिक आया था अंडर अदर सोर्स वाले में, है ना। सब टेनेंट का जैसे मान लीजिए हम कोई मकान भाड़ा पे लिए, ठीक है, हम ये मकान भाड़ा पे लिए, फिर हम ये मकान क्या कि किसी और को भाड़े पे दे दिए, हम तो खुद भाड़े पे थे, फिर हम भी किसी को भाड़े पे दे दिए, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं पहले मैंने पहले आप किसी को दिया ना तो हो गया लेट आउट, फिर वो किसी को दिया तो वो कहलाता है सबलेट, लेट फिर सबलेट। तो ये कह रहा है कि सबलेट, अब अच्छा हम हो गए टेनेंट और जो हम किसी को दिए वो होगा सब टेनेंट, तो वही कह रहा है सब टेनेंट को कहा जाता है, ठीक है, सिक्मी टेनेंट भी कहा जाता है, ये सही है, ठीक है। अब आइए, डिप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ये तो 11th क्लास की बात है ना, ये 11th में 12th में ये मतलब सदाबहार टॉपिक है, ठीक है। कि डिप्रिसिएशन किसको बोलते हैं, अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स के वैल्यू में जो क्रमशः डिक्रीजमेंट आता है ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट ऐसा होने से, ठीक है, या फिर वियर एंड टियर यूज करने से, तो हम उसको क्या डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ये 100% सही। चैरिटी रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज अ बिजनेस इनकम, गलत है, चैरिटी रिसीव, ठीक है, बिजनेस इनकम नहीं होता, क्यों, बिजनेस इनकम कौन हुआ, बिजनेस इनकम हुआ जिसका बिजनेस है, सपोज हम ये पेन बेचते हैं तो मेरा इस पेन से जो इनकम आएगा वो मेरा बिजनेस है, तब बताइए क्या चैरिटी, कोई चैरिटी, ये जो चैरिटी से पैसा आया ये कभी कभार कैजुअल इनकम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब जैसे ये मेरा क्लासरूम है या ये मेरा क्लास है कोचिंग, या आकाश कॉमर्स क्लास मेरा कोचिंग है, ठीक है, अब मैंने पढ़ा रहे हैं, कोई आया बोला ठीक है बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये लो तुम कुछ फंड ये लो 10,000, ये लो 50,000, 1 लाख रुपये हमको दिया कि हाँ भाई तुम अपने बच्चों में ना और कुछ बेहतर अपने पढ़ाई के इंस्ट्रूमेंट्स को और थोड़ा बेहतर करो, ये उनके द्वारा दिया गया चैरिटी था, ये मेरे लिए बिजनेस इनकम नहीं। मेरा बिजनेस इनकम क्या माना जाएगा, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं या फिर हम कोचिंग पढ़ाते हैं या फिर हम पढ़ाते, तो जो ट्यूशन फी आता है वो मेरा बिजनेस इनकम हुआ, वो जो चैरिटी आया वो सब बिजनेस नहीं, वो सब मेरा कैजुअल इनकम हुआ, ठीक है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अब आइए, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अराइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन जो कि आपका 5 हेड में से चौथा हेड है ना, जो 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स में, उसमें चौथा हेड है कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कह रहा है कैपिटल गेन होता है कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से, बिल्कुल सही। कैपिटल एसेट की जब हम ट्रांसफर करते हैं या बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट आता है ना उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे कैपिटल गेन बोला, प्रॉफिट होगा तो क्या हुआ, गेन कहलाएगा, और लॉस हो जाएगा अगर मान एसेट बेचे हैं लॉस हो गया तो वहाँ कैपिटल लॉस हो जाएगा, तो कह रहा है कैपिटल गेन ट्रांसफर सही है। अब यहाँ एक सवाल है, कैपिटल एसेट क्या होता है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे देखिए नोट दिया है ना, यहाँ देखिए नोट है, कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए। अब देखिए कैपिटल एसेट की परिभाषा क्या दी गई इनकम टैक्स में, कैपिटल एसेट्स इंक्लूड करता है किसको, परमानेंट, टेम्पररी, फिजिकल, नॉन फिजिकल, टेंजिबल, इनटेंजिबल असेट्स, मतलब सभी तरह के संपत्ति को, परमानेंट हो, टेम्पररी हो, फिजिकल हो, नॉन फिजिकल हो, देखने वाले हो, ना देखने वाले हो, एसेट्स को, और सुन लीजिए मे और मे नॉट रिलेटेड विद बिजनेस, वो बिजनेस या बिजनेस से रिलेटेड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो कैपिटल एसेट में आते हैं। यानी इन सब के बेचने के बारे में कहा जा रहा था ना, इन सब को बेचने से जो प्रॉफिट आता है उसको कैपिटल बोलते हैं। अब कुछ इसके एक्सेप्शन है कैपिटल एसेट में, कुछ टेंजिबल इवन ये सब होते हुए भी कुछ कैपिटल एसेट नहीं, कुछ ऐसे एसेट है जो कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। कौन है वो, तो सबसे पहले देखिए ये एक्सेप्शन है ना, सबसे पहले कौन है, स्टॉक इन ट्रेड। आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं तो आपका जो स्टॉक है, जो ट्रेड में जो आपका स्टॉक है वो आपका कैपिटल एसेट में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये स्टॉक आपका पीजीबीपी है ना, जो आपका चौथा हेड है पीजीबीपी, हाँ तीसरा हेड जो है पीजीबीपी, उसमें ये चला जाता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एसेट में से बाहर कर दिए।
फिर क्या है, गुड्स ऑफ पर्सनल यूज, अपने निजी इस्तेमाल करने के लिए कोई एसेट आपके पास है, आपका फोन, आपका जो भी आपके पास अपना पर्सनल एसेट है, कंप्यूटर, लैपटॉप भी है, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, वो सब भी कैपिटल एसेट में नहीं आता। लेकिन आप इसमें भी कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है, देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट क्या है, यानी आपका पर्सनल एसेट होते हुए भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। कहने का मतलब उसका ट्रांसफर से आपको कैपिटल गेन आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। तो वो ऐसे कौन से एसेट है, अब जैसे आपकी मान लीजिए आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है ना, मतलब क्या, जैसे पेंटिंग्स हो गया, आर्ट हो गया, ठीक है, होता है ना आर्ट में, जैसे पुराने मैंने होता है 90s का कुछ ऐसे मैंने पुराने 50 साल 100 साल पुराने आपके पास मूर्ति है, कुछ ऐसा आर्कियोलॉजिकल जिसका देखते होंगे स्मगलिंग वगैरह होता है, मूर्ति वगैरह दिखाया जाता है। अगर वो सब चीज़ आपकी, क्योंकि वो सब ना वो कॉस्टली देखते हैं, उन सब का स्मगलिंग क्यों होता है, वो सब लाखों करोड़ों रुपये में इसका बिक्री होता है, ठीक है, कुछ है नहीं है सर, बस एक होता है चूंकि हिस्टोरिकल है, तो एक मतलब होता है कि हाँ भाई मेरे पास ये चीज़ है, तो वो आपका पर्सनल एसेट होते हुए भी, अभी देखिए क्या बोला था, पर्सनल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता है, लेकिन पर्सनल एसेट होते हुए भी कैपिटल एसेट है। कौन, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, पेंटिंग्स देखे होंगे, धमाल पिक्चर में था ना पेंटिंग, वो सब पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया, ठीक है, फिर ज्वेलरी, आपका सोना, अब देखते हैं सोना चांदी बेचते हैं तो उसमें भी टैक्स लग जाता है, क्यों, अब भले का तो पर्सनल है, फिर भी वो क्या है, वो आपकी कैपिटल एसेट में आता है। देखिए एक्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन में पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन पर्सनल, लेकिन पर्सनल जो कि नहीं होता, लेकिन पर्सनल होने के बावजूद ये ज्वेलरी जो आप पहनने के लिए जो पहनते हैं या यूज करते हैं, वो भी आपका कैपिटल एसेट है, यानी कि इसको अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो टैक्सेबल होता है। शेयर प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट है। स्टैच्यू मतलब मूर्ति वगैरह सब जो होता है वो सब, ठीक है, जिसका एक्सेप्शन में हो गया। और लास्ट कौन बचा, एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, भारत में अगर आपके पास कोई लैंड है जिस पर खेती होता है, एग्रीकल्चर होता है, उसके वो लैंड भी, यानी उस लैंड के खरीद बिक्री पे भी, अगर आप अपना घर वाला जमीन बेच रहे हैं, टाउन वाला, रूरल अर्बन एरिया वाला, या फिर रूरल में ही वैसा जहाँ पे खेती नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं हो रहा है, अगर उसको बेच रहे हैं तो उस पर जो प्रॉफिट आएगा वो टैक्सेबल है, वो उससे सरकार आपसे टैक्स ले लेगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब जिस पर आप खेती करते हैं, अभी ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे लॉजिक है, किसानों लोग के लिए, भाई किसान लोग मान लीजिए ऐसे तो मोस्टली बेचते नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड अगर है तो उसको कैपिटल एसेट में नहीं रखा गया। कहने के बाद क्यों, क्योंकि इसको जब आप बेचेंगे या इसके बेचने का जो प्रॉफिट होगा वो आपको कैपिटल गेन में चार्जेबल इनकम टैक्स नहीं होगा, इस पर आपको टैक्स नहीं होगा। तो ये कैपिटल एसेट समझ में आ गया, ये यहाँ पे था, इसलिए मैं इसको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब आइए इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, अरे ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज टैक्सेबल अंडर हेड ऑफ अदर सोर्स, नहीं गलत है ना। इंटरेस्ट देखिए, किसी भी बैंक अकाउंट में अगर आप एफडी करते हैं, बैंक डिपॉजिट करते हैं, वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है वो आपका फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में किया गया सेविंग टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए पुराने ज़माने से तो पोस्ट ऑफिस चला रहा था, अब हम लोग बैंक है, मैंने स्मार्ट हो गए, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बैंक, HDFC, एक्सिस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है ना, ये सब बैंक है, लेकिन इन सब बैंक में जो इंटरेस्ट आता है ना उस पर GST भी चार्ज होता है, वो टैक्सेबल इंटरेस्ट होता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसा रखे हैं उससे जो इंटरेस्ट आता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। इसलिए अभी देखते होंगे जो जिनको इन सब चीज़ का नॉलेज है वो अभी भी अपने पैसे वगैरह को कहाँ पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में करेंगे एक तो वो पुराना है, गवर्नमेंट का है, मैंने 100% रिलायबल, सिक्योर, और साथ साथ इनकम टैक्स से भी आपको उसमें क्या है बचत है, ठीक है। इसलिए ये भी क्या यहाँ कर रहा है टैक्सेबल नहीं, टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट को हम समझा चुके हैं, ठीक है। तो जहाँ जो बात था हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो डाउट होगा जो उसको कमेंट बॉक्स में लीजिएगा और देखिएगा, और इसका फोटो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।